सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस मैराथन क्लास में हम लोग करेंगे पूरा 2018 का पैरामेडिकल बिहार का प्रीवियस ईयर। सो बहुत अच्छा क्लास होने वाला है, पूरा रिवीजन करेंगे। फुल रिवीजन क्लास है, मैराथन क्लास है, तो पूरा शुरू से अंत तक कीजिएगा। इंग्लिश, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि आप जानते हो यहाँ से क्वेश्चंस रिपीट होंगे। तो चलिए समय ना गाते हुए अपने इस क्लास को शुरू करते हैं। और जो पहली बार बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके पूरा प्रीवियस ईयर अभी भी टाइम है, कर सकते हो ऊपर ऊपर से, क्योंकि आप 2 ही 3 बचे हुए हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न ये है, इन विच ग्रेट एरा डिड द बर्ड राइजेस द फर्स्ट बर्ड राइजेस। तो प्रथम पक्षियों का उदय किस महाकाल में हुआ था, तो हमें ये बताना है। तो आपका सबसे पहले ये जान लेते हैं कि गिवन ऑप्शंस क्या है आपके। तो गिवन ऑप्शंस है आपके न्यूटन जीवी यानी सिनियोजोइक, मध्य जीवी यानी मेसोजोइक, प्रूव कैम्ब्रियन यानी प्री कैम्ब्रियन। ठीक है, क्या होगा ये? प्री कैम्ब्रियन। ठीक है, प्री कैम्ब्रियन। तो आपको बताना है कि पहला प्रथम बर्ड्स का राइजेस मतलब कहाँ से डेवलपमेंट शुरू हुआ, पहला बर्ड्स की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कि वो उड़ना कब से शुरू किया, कौन से एरा में। तो ये आपके 4 एरा दे रखे हैं और आपको बताना है कि सीनियोजोइक, मेसोजोइक, पेलियोजोइक और प्री कैम्ब्रियन में से प्रथम पक्षियों का उदय यानी स्टार्टिंग इवोल्यूशन ऑफ द बर्ड्स कब से स्टार्ट हुआ, इवोल्यूशन कब से स्टार्ट हुआ, कौन से महाकाल में। तो इसका करेक्ट आंसर आपका पहले मैं बता देता हूं, और उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये क्वेश्चंस कहां से पूछा गया है। तो ये आपका क्वेश्चंस क्लास क्लास 12th का चैप्टर नंबर 7 इवोल्यूशन से पूछा गया है, क्योंकि इसमें इवोल्यूशन का बात हो रहा है। तो ये इवोल्यूशन से पूछा गया है, और इसको सॉल्व करने के बाद आप जरूर एनसीईआरटी रेफर कीजिएगा फॉर मोर नॉलेज। फिगर 7.9 एंड फिगर 7.10 में आपको महाकाल्पों के बारे में एकदम डिटेल में दे रखा है कि सीनियोजोइक में कितने पार्ट्स होते हैं, मेसोजोइक, पेलियोजोइक और प्री कैम्ब्रियंस में कितने पार्ट होते हैं। और इस क्वेश्चंस का भी डिटेल इसी दोनों फिगर्स में है एनसीईआरटी के। तो आप जाके जरूर इस क्लास के बाद रेफर कीजिएगा एनसीईआरटी बुक फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज। ठीक है, तो आइए अब क्वेश्चंस का आंसर डिस्कस करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मेसोजोइक यानी ऑप्शन नंबर बी। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अब वो क्यों होगा, आइए हम लोग इसको देखते हैं। क्योंकि आपका जो फर्स्ट बर्ड राइज हुआ था यानी फर्स्ट बर्ड राइज, तो ये आपका जुरासिक पीरियड में हुआ था। कौन से पीरियड में? तो जुरासिक पीरियड में फर्स्ट बर्ड राइज कब हुआ था? आपका जुरासिक पीरियड में, जुरासिक पीरियड में। तो जो कि किसका हिस्सा है? मेसोजोइक एरा का। ये किस चीज का हिस्सा है? तो ये मध्यजीवी एरा का, महाकाल का आपका हिस्सा है। तो जुरासिक पीरियड किस में आता है? आपका मेसोजोइक में। तो जुरासिक पीरियड में ही आपका फर्स्ट बर्ड का राइज हुआ था। जो अर्लीस्ट बर्ड था आपका, द अर्लीस्ट बर्ड, जो सबसे पहला बर्ड था जो उड़ना सीखा, वो था आपका डायनासोर्स से उत्पन्न हुआ था, डायनासोर्स वाले टाइम में। नेम पेरवेस। ठीक है, PARAVS। ये आपका यहाँ से इसका उत्पत्ति हुआ था। तो ये था इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन। और इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि जो महाकाल्प है कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है और उसका ऑर्डर क्या है, कौन सा महाकाल पहले आया, यानी कौन सा एरा पहले आया। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं। आइए अब इसको फिर से डिस्कस करते हैं कि आपका यहाँ प्री कैम्ब्रियन, पैलियोजोइक, मेसोजोइक और सीनियोजोइक, ये आपका एरा का ऑर्डर है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो सबसे पहला आपका ऑर्डर कैसे अरेंज किया गया? ओल्डेस्ट टू यंगेस्ट, सबसे ओल्डेस्ट प्री कैम्ब्रियन और सबसे यंगेस्ट सीनियोजोइक। ठीक है, तो सबसे पहले प्री कैम्ब्रियन को देख लेते हैं। प्री कैम्ब्रियन अर्लीस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ हिस्ट्री, ये अर्थ का सबसे पहला अर्लीस्ट पार्ट है। और पैलियोजोइक आपका एरा एंशियंट लाइफ होता है, जो आपका ट्रायो लोबाइट्स के ऊपर बेस है। मेसोजोइक एरा आपका मिडिल लाइफ है हमारा अर्थ का, जैसा डायनासोर, जब डायनासोर्स थे उस टाइम का। और सीनियोजोइक एरा रिसेंट लाइफ है, जो अभी हम लोग का चल रहा है, यानी मैमल्स हम लोग का, और फ्लावरिंग प्लांट्स, जो अभी प्लांट्स हैं फ्लावरिंग प्लांट्स, तो वो एरा का। तो आपका सबसे पहले प्री कैम्ब्रियन एरा, फिर पैलियोजोइक एरा, फिर मेसोजोइक एरा,
और सिनियोजोइक एरा। तो इसमें जितने भी पार्ट्स थे इसी के ऊपर आपका डिटेल में एनसीईआरटी में है, उससे रेफर कीजिए। ये था आपका डिटेल एक्सप्लेनेशन आपका क्वेश्चन नंबर 1 का। अब चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। आई होप आप लोगों को ये सवाल समझ में आ गया हो। आइए अब आज का अगला प्रश्न देखते हैं। आज का अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2 कि पेप्सिन किस का जल अपघटन करता है, यानी पेप्सिन डज हाइड्रोलिसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको यहाँ पे 4 गिवन ऑप्शंस है और आपको बताना है कि पेप्सिन किसका जल अपघटन करता है। आइए इस क्वेश्चंस को हम लोग डिटेल्स में देखते हैं। तो सबसे पहले पेप्सिन डज द हाइड्रोलिसिस ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो प्रोटीन का, फैट का, कार्बोहाइड्रेट्स का या न्यूक्लिक अम्ल का, यानी न्यूक्लिक एसिड। तो प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या न्यूक्लिक अम्ल। तो ये क्वेश्चंस बहुत आसान है, ये आपका पेप्सिन के ऊपर पूछा गया है। तो क्वेश्चंस को कराने से पहले आपका मैं बता देता हूँ कि इस क्वेश्चंस का कहाँ से रेफरेंस है। तो ये आपका क्लास 11th का चैप्टर नंबर 16 ह्यूमन फिजियोलॉजी वाला जो चैप्टर है, ह्यूमन फिजियोलॉजी, पेज नंबर 263 में आपको पूरा डिटेल्स में सारा चार्ट्स वगैरह दिया हुआ है, पूरा डाइजेशंस में। तो आपको वो याद करना है, तब आपसे ये क्वेश्चंस बन जाएगा। तो आइए क्वेश्चंस पे आते हैं। तो पेप्सिन इसमें पूछ रहा है कि पेप्सिन डज हाइड्रोलिसिस, जल अपघटन कौन कराता है। तो हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, वाटर के प्रेजेंस में प्रोटीन्स, फैट्स या कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड को तोड़ना इन द प्रेजेंस ऑफ H2O। ठीक है, तो इसका जल अपघटन कराना, जल के उपस्थिति में। ठीक है, जल के अपघटन में इसका विघटन या उपघटन कराना। तो आपका ये प्रोटीन, आइए प्रोटीन से शुरू करते हैं। तो प्रोटीन्स को तोड़ने के लिए कौन सा हम लोग यूज करते हैं, तो वो है आपका पेप्सिन। पेप्सिन का इस्तेमाल करते हैं और इसको तोड़ के हम लोग क्या बनाते हैं, ब्रेक डाउन करके क्या बनाते हैं। तो ब्रेक डाउन करके इसको पेप्टाइड्स और पेप्टाइड्स और पेप्टॉन्स बनाते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर ए ही होगा। ठीक है, आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए। अब आइए फैट, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड को भी देख लेते हैं कौन सा तोड़ता है। तो फैट्स के लिए हम लोग कौन सा एंजाइम लेते हैं, लाइपेसेस। ठीक है, क्या लेते हैं, लाइपेसेस। और लाइपेसेस क्या करता है, किस चीज में फैट्स को ब्रेक डाउन कराता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं फैटी एसिड्स में। अब कार्बोहाइड्रेट्स के लिए हम लोग कौन सा यूज करते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट्स के लिए हम लोग यूज करते हैं सुक्रेज, इन्वर्टेज, ये सारा हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स के लिए यूज करते हैं। और ये ब्रेक डाउन करा के क्या बनाता है, सुगर्स, सिंपल सुगर्स में या इन्वर्टेड सुगर्स में। सिंपल सुगर हो गया चाहे इन्वर्टेड सुगर्स हो गया। इन्वर्टेड सुगर्स बहुत अच्छा वर्ड है, इसको आपको जरूर जानना, आपका वर्क है कि इन्वर्टेड शुगर किसे कहते हैं, इन्वर्टेड शुगर किसे कहते हैं और किस चीज से, इन्वर्टेड से आपका इन्वर्टेड शुगर बनता है। ठीक है, तो ये आपको जानना है। अब न्यूक्लिक एसिड के लिए कौन सा हम लोग यूज करते हैं, न्यूक्लिक एसिड के लिए न्यूक्लियस, सिंपल है न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस क्या करता है, इसको न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड में आपका ब्रेक डाउन करवाता है। ठीक है, तो ये था आपका पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन इस क्वेश्चंस का, और विथ रेफरेंस की एनसीईआरटी से कहाँ पूछा गया है। ठीक है, एनसीईआरटी बुक से किस पेज, किस टॉपिक नंबर तक आपको कहाँ से पूछा गया। तो प्रोटीन्स, पेप्सिन्स और टूट के बनते हैं पेप्टाइड्स और पेप्टोन्स में। फैट्स के लिए इंजाइम यूज करते हैं लाइपेसेस, फैटी एसिड्स में ब्रेक डाउन कराते हैं। कार्बोहाइड्रेट के लिए शुगर इन्वर्टेज यूज करते हैं, जिससे सिंपल शुगर्स बनता है, इन्वर्टेड शुगर्स बनता है। और न्यूक्लिक एसिड्स के लिए हम लोग न्यूक्लियस एंजाइम यूज करते हैं, और न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स में होता है। अब न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है, ये आपका वर्क है कि आपको जेनेटिक्स जाके पढ़ना है क्लास 12 का। और न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स ये आप केमिस्ट्री में भी इसे पढ़ सकते हो, बायोमोलिक्यूल्स में। तो इसका क्या पार्ट्स होता है, इसका क्या सब पार्ट्स होता है, इसको भी डिटेल में आप लोग एक बार जरूर देख लेना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आइए आज का अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या पूछ रहा है कि ग्रीमकी के कुल का नाम क्या है, द नेम ऑफ द फैमिली ऑफ हाउस फ्लाई। तो आपको फैमिली का नेम बताना है हाउस फ्लाई का। तो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है। पहला है कैनेडी, दूसरा है पोएसी,
तीसरा है लेमेलेसी और चौथा है मस्कीरा। तो आपको बताना है कि गृह मक्खी जो हमारा हाउस फ्लाई घर में जो मक्खी उड़ती है उसका फैमिली का नाम क्या है, कुल का नाम क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका होगा डी, डी यानी मस्कीरा। तो ये चैप्टर नंबर कहाँ से आया है, इसका रेफरेंस देख लेते हैं सबसे पहले। तो ये क्लास 11th का है, चैप्टर नंबर 2 यानी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर से पूछा गया है। अब आइए इसका मस्कीरा का डिटेल में देख लेते हैं कि हाउस फ्लाई का कैसे है। तो ये आपका फैमिली हो गया, ये क्या है आपका फैमिली यानी कुल किसका, तो हाउस फ्लाई का, हाउस फ्लाई का ये आपका कुल हो गया। ठीक है, इसका किंगडम कौन सा होगा, किंगडम कौन सा होगा, तो किंगडम आपका होगा एनिमेलिया, एनिमेलिया। और इसका साइंटिफिक नेम क्या होगा हाउस फ्लाई का, साइंटिफिक नेम, तो साइंटिफिक नेम हम लोग इसका पढ़ते आ रहे हैं म्यूस्का डोमेस्टिका, म्यूस्का डोमेस्टिका। ये आपका साइंटिफिक नेम हो गया किसका, तो हाउस फ्लाई का, बायोलॉजिकल नेम हाउस फ्लाई। ठीक है, बायोनॉमिन नोमेनक्लेचर्स में जो नाम यूज करते हैं वो आपका। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, बाकी अदर्स में आपको इसका सबका एग्जांपल्स देखना है, लेमिनेसी, पोएसी और कैनिडी का, इसमें क्या क्या आएंगे ये देखना है। तो इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन ऐसे ही है। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न ये है कि किसका शरीर कैल्शियम से ढका होता है। तो आइए इसका डिटेल में हम लोग देख लेते हैं कि किसका शरीर कैल्शियम के कवर से ढका हुआ रहता है। तो आपको बताना है, ठीक है, कैल्शियम से, हुज बॉडी इज कवर्ड विद द कैल्शियम सेल्स। तो आपके गिवन ऑप्शन है मोलस्का, ए, बी अर्थोपोडा, सी कॉर्डेटा और डी सीरीसृप यानी रेप्टाइल्स। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है जो कि आपका एनिमल किंगडम चैप्टर नंबर 4 क्लास 11 से पूछा गया है, एनिमल किंगडम से। ये बहुत इजी प्रश्न है और इस चैप्टर से और क्लासिफिकेशन ऑफ मतलब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और चैप्टर नंबर 3 से हमेशा एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ये याद रखिएगा। तो एग्जाम्पल्स प्रत्येक का बहुत ज़रूरी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा चलिए बताइएगा। इसका करेक्ट आंसर आपका होगा ए, मोलस्का। ए आपका मोलस्का करेक्ट आंसर होगा। इन्हीं फाइलम में आपका कवच से ढका होता है कैल्शियम का, और ये सबसे सेकंड लार्जेस्ट आपका फाइलम है नंबर्स के हिसाब से इसमें स्पीसीज के। फर्स्ट कौन है, फर्स्ट कौन है चलिए बताइएगा। फर्स्ट कौन है सबसे बड़ा फाइलम एनिमल किंगडम में, सबसे ज़्यादा उसमें स्पीसीज रहने वाले, ये तो सेकंड हो गया। फर्स्ट कौन है बताइए। तो फर्स्ट है आपका बी अर्थोपोडा, अर्थोपोडा में सबसे ज़्यादा स्पीसीज होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आपका फर्स्ट लार्जेस्ट, सेकेंड लार्जेस्ट मोलस्का। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 और इस क्वेश्चन में आपको एग्जाम्पल बेस्ड है ये, और चैप्टर नंबर 2 से 3 से और 4 से क्लास 11 का हमेशा एग्जाम्पल्स के ऊपर ही प्रश्न आता है। तो एग्जाम्पल्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है इस चैप्टर्स के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे हम लोग चलते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चंस आपका क्या है चलिए देखते हैं। आइए आज आपका नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। तो आपको इस सवाल में बताना है कि ह्यूमन हैज हाउ मैनी थोरैसिक वर्टिब्रे। तो ये आपका वर्टिब्रल कॉलम के ऊपर सवाल आया है, यानी स्केलेटन सिस्टम का आपका क्लास 11 का ह्यूमन फिजियोलॉजी का है। तो इसमें आपको बताना है कि थोरैसिक वर्टिब्रे कितना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा उससे पहले इसका हम लोग थ्योरी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इसका थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं। तो थ्योरी इसका कुछ इस प्रकार है। तो वर्टिकल कॉलम में आपको इसका थ्योरी दे रखा है। ठीक है, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो इसका थ्योरी ये है कि आपका वर्टिकल कॉलम इज अ पार्ट ऑफ एक्सियल स्केलेटन। जो आपका वर्टिकल कॉलम यानी स्पाइनल कॉर्ड होता है वो एक्सियल सिस्टम का पार्ट होता है और इसी के ऊपर हमारा सारा स्केलेटन सिस्टम टिका हुआ रहता है। और इट इज़ अ फ्लेक्सिबल कॉलम, ये फ्लेक्सिबल कॉलम एक्सटेंडिंग फ्रॉम नेक, हमारे गले से लेके हमारे टेल तक, ठीक है, यहाँ तक हमारा होता है। ठीक है, तो ह्यूमन वर्टिब्रे कॉलम कंसिस्ट ऑफ 33 वर्टिब्रे होता है इसमें।
टोटल 33 होता है, जो कि डिवाइडेड होता है डिफरेंट रीजन्स पे। मतलब हमारा जो बॉडी होता है नेक से लेके आपका लेग्स, यानी नेक से लेके टेल तक आपका डिवाइडेड होता है 33 वर्टिब्रे में, ठीक है, जो जिस स्पेसिफिक रीजन्स हम लोग बोलते हैं अपना बॉडी में, ठीक है। तो आपका सबसे पहले है सर्विकल स्पाइनल वॉल्यूम में, फिर है थोरैसिक, फिर ल्यूमिनर, सैक्रम एंड कॉक्सी। तो पहला है आपका, सबसे पहला है सर्विकल, दूसरा है थोरैसिक, तीसरा है ल्यूमिनर, चौथा है सैक्रम और पांचवा है कॉक्सी, ठीक है। तो पांचवा है आपका कॉक्सी, या कॉक्सी में ही आपका टेल पार्ट होता है। तो ये नेक से स्टार्ट होता है, यानी ये नेक से स्टार्ट होता है, और इसमें कितने होते हैं आपके C1 से लेके C7 तक नेक में, ठीक है। और इसका काम क्या है, सपोर्ट करना, वेट ऑफ द हेड, हेड को संभालना। नेक का हमारा क्या काम है, हेड को संभालना। और इसमें टोटल 7 होते हैं, 7 वर्टिब्रे कॉलम होते हैं। फिर आ जाता है थोरैसिक, यानी 12 थोरैसिक वर्टिब्रे होते हैं, यानी T1 से लेके T12 तक। मेन फंक्शन क्या है इसका, स्पाइन, हमारा जो स्पाइन है रिब केज को, उसको और प्रोटेक्ट करना हार्ट और लंग्स को, ठीक है। तो ये आपका होगा थोरैसिक। और ल्यूमिनर यानी 5 ल्यूमिनर वर्टिब्रे L1 से लेके L5 तक, इसका मेन फंक्शन क्या है, हमारा ल्यूमिनर स्पाइन को बियर करना और वेट का बॉडी का इसको उठाना। और चौथा है सैक्रम, इसमें 5 होते हैं, और इसका फ्यूज होता है हमारा सैक्रम बॉडी के स्पाइन से, हिप्स बोन से मतलब। और चौथा और लास्ट पार्ट जो सैक्रम से जुड़ा हुआ होता है, 4 फ्यूज्ड बोन कॉक्सी, जिसको हम लोग अपना टेल भी कहते हैं पेल्विक रीजन में, ठीक है। तो ये था आपका कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑन द vertebrae column. It is divided into 5 types, that is cervical, thoracic, luminar, sacrum और cocci. तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा उस क्वेश्चंस में, चलिए देख लेते हैं। तो करेक्ट आपका आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा आपका थोरैसिक में 12, ठीक है। L1 से T1 से लेके T12 तक, ठीक है। तो ये आपका थोरैसिक इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब आइए अब आज का नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, यानी प्रश्न नंबर 6। इसमें पूछा जा रहा है कौन सा एक कवक नहीं है। इसमें आपको बताना है कौन सा एक कवक नहीं है। आपका पहला है राइजोपस, दूसरा है नोस्टैक, तीसरा है म्यूकर और चौथा है एगैरिकस। तो आपको क्वेश्चंस डिस्कस करने से पहले मैं बता देता हूँ ये क्वेश्चंस आपका कहाँ से पूछा गया है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 से है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्लास 11, ठीक है। और यहाँ से मैं कहता आ रहा हूँ चैप्टर नंबर 2, 3, 4 से कि आपका हमेशा पूछा जाता है एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन। तो ये भी एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन है। तो आपको देखना है कि कौन सा एक फंगस नहीं है, कवक नहीं है। तो सबसे पहले राइजोपस देखते हैं। तो राइजोपस क्या है आपका, राइजोपस, राइजोपस एक आपका फंगस है, ये एक फंगस है, ठीक है। और ये कौन से आता है पार्ट में, ये आता है आपका फाइकोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज में आता है, ठीक है, जिसको हम लोग ब्रेड माउल्ड भी बोलते हैं, ब्रेड माउल्ड भी बोलते हैं। तो ये आपका एक फंगस है। नॉस्टैक ये आपका बैक्टीरिया है, ठीक है, ये आपका बैक्टीरिया, और करेक्ट आंसर भी आपका नॉस्टैक है, ठीक है। और CD भी देख लेते हैं कौन सा फंगस है ये टाइप्स। तो फंगस है ये भी फंगस है, क्योंकि इसमें से एक फंगस नहीं है तो आपका तो बी बैक्टीरिया निकल गया, तो ये दोनों तो फंगस ही है, फंगस का एग्जांपल। ये भी आपका म्यूकर भी आपका फाइकोमाइसिटीज है, फाइकोमाइसिटीज, ठीक है। और डी भी आपका एगैरिकस, ये भी आपका एक एग्जांपल है बसीडोमाइसिटीज का, बसीडोमाइसिटीज का, जिसको हम लोग भी अदर फेमस नेम है ब्रैकेट फंगी, ब्रैकेट फंगी, तो इसको हम लोग ब्रैकेट फंगी के नाम से जानते हैं। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। आइए अब आज का नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। डीनाइट्रिफिकेशन किसके द्वारा किया जाता है। डीनाइट्रिफिकेशन इज डन बाय ए नाइट्रोसोमोनास, बी नाइट्रोबैक्टर, सी स्यूडोमोनास या डी क्लस्ट्रीडियम। तो आपको बताना है कि किसके द्वारा किया जाता है डीनाइट्रिफिकेशन। तो डीनाइट्रिफिकेशन आपका किया जाता है सी स्यूडोमोनास के द्वारा, ठीक है। और ये आपका चैप्टर नंबर 12 क्लास 12th 11th का मिनरल न्यूट्रिशन का है, मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर से पूछा गया है। वहाँ पे बायोलॉजिकल
नाइट्रोजन फिक्सेशन करके जो टॉपिक है वहां से आपका ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो इसको डिटेल में मैंने आपका ये प्रश्न आपका डिटेल में मैंने 2019 में जो क्वेश्चंस आया था इसी पे आया था, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन पे। तो ये 2018 का क्वेश्चन 2019 में भी रिपीट हुआ है, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है 2019 में, सॉरी 2020 में है, शायद ये 2020 में है आपका प्रश्न पूछा गया, वहाँ पे मैंने इसे एक्सप्लेन कर रखा है। डिटेल में एक्सप्लेनेशन इसका यहाँ पे है, यानी पेज नंबर 202 एनसीईआरटी का, आप क्लास 11th का देख सकते हो। ठीक है, वहाँ पे जैव विज्ञान से यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन पे आपका पूछ रखा है। ठीक है, तो ये इसका पूरा आपका डिटेल एक्सप्लेनेशन है, तो इसको मैंने एक्सप्लेन कर रखा ऑलरेडी, तो आप ओल्ड वीडियो में जाके भी देख सकते हो। तो ये था आपका प्रश्न नंबर 7। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आप बढ़ते हैं। आइए अब आज का नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि लार किस परिवर्तन को उत्प्रेरण करता है। तो आपका है व्हाट चेंजेस इंड्यूस सलाइवा। तो पहला ऑप्शन है आपका सुक्रोज को ग्लूकोज में प्लस फ्रक्टोज में तोड़ना, दूसरा है स्टार्च को माल्टोज में, तीसरा है वसा यानी फैट को फैटी एसिड वसीएल में, और डी माल्टोज को ग्लूकोज में स्टार्च इनटू माल्टोज। ठीक है, तो आपका माल्टोज को ग्लूकोज में यहाँ पे होगा। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना है। तो यह आपका डाइजेशन और ऑब्जॉर्प्शन से चैप्टर से पूछा गया क्लास 11 से। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। तो आपको बताना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा। तो सुक्रोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज फ्रक्टोज में सलाइवा से, नहीं ये नहीं होगा। क्या स्टार्च को माल्टोज में करता है, तो हाँ स्टार्च को माल्टोज में करता है, ये इसको सही आंसर है बी। कैसे कि आपका जो सलाइवरी एमाइलेज करके जो इंजाइम हमारे माउथ में है वो क्या करता है, आपका स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है इंजाइम। ठीक है, सलाइवरी एमाइलेज स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है, और माल्टोज फर्दर हमारे जब बॉडी के अंदर जाता है ओसोफेगस से स्टमक में, तो ये माल्टोज भी आगे 2 ग्लूकोज में टूटता है विद द हेल्प ऑफ माल्टेज इंजाइम। माल्टेज इंजाइम की मदद से आपका 2 ग्लूकोज में टूटता है। तो ये आपका बी करेक्ट ऑप्शन होगा। तो स्टार्च को माल्टोज सिलाइवा कराता है हमारे माउथ में, कहा तो ये माउथ में हमारा होता है, मुंह में। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। फैट से फैटी एसिड कहाँ पे होता है, स्टार्च से माल्टोज, ये सब आपको देखना होगा। ठीक है, और माल्टोज से ग्लूकोज, इसको ठीक कर लीजिएगा, ये माल्टोज से ग्लूकोज होगा ऑप्शन। ठीक है, ये नहीं होगा। ठीक है, माल्टोज से ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और आज का आखिरी प्रश्न है विच कंटेन गैलेक्टोज। पहला है स्टार्च, दूसरा है सुक्रोज, तीसरा है लैक्टोज, और चौथा है माल्टोज। तो एक एक करके देखते हैं स्टार्च किस चीज़ों से बना रहता है। तो आपका स्टार्च किस चीज़ों से रहता है, माल्टोज से बना हुआ रहता है। ठीक है, माल्टोज 2 ग्लूकोज से बना हुआ रहता है। ठीक है, सुक्रोज आपका ग्लूकोज से बना हुआ रहता है, और फ्रक्टोज से बना हुआ रहता है। ठीक है, शुगर केन का एग्जाम्पल। लैक्टोज आपका रहता है गैलेक्टोज से बना हुआ। ठीक है, गैलेक्टोज, और माल्टोज तो आपको पता ही है 2 ग्लूकोज से। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ये भी आपका डाइजेशन से चैप्टर से आया है। तो डाइजेशन का देख रहे हो कि आप वेटेज कितना है। तो डाइजेशन ऑब्जॉर्प्शन आपको अच्छे से एनसीईआरटी से पढ़ जाना है पूरा। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे कि इन द स्टोरी ऑफ द नेकलेस बाय मोनोपेसेंट, आपको बताना है कि वुमन कैरेक्टर क्या थी, मिस्ट्रेस थी, सर्वेंट थी, ठीक है, फ्रेंड्स थी, शॉप ओनर थी या एम्प्लॉय थी, या स्ट्रेंजर थी, क्या थी। ठीक है, तो आपको बताना है यहाँ पे मिस्ट्रेस थी, सर्वेंट थी, फ्रेंड थी, शॉप की ओनर थी, एम्प्लॉय थी या स्ट्रेंजर थी। तो कोई भी क्वेश्चंस करने से पहले ये जान लेना चाहिए क्वेश्चंस कहाँ से पूछा गया, क्वेश्चंस का आधार क्या है। तो ये एक स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन है। ये क्या है, ये एक स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन है, और स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन लगभग हर ईयर में आपका 1 से 2 स्टोरी बेस्ड क्वेश्चंस आपका पूछा जाता है, यानी कहानी पे आधारित क्वेश्चंस। और ये स्टोरी कहाँ की है, तो ये आपकी एनसीईआरटी की इंग्लिश की किताब की क्लास 10th में है। स्टोरी का नाम क्या है, यहाँ पे दे रखा है नेकलेस। ऑथर कौन है, मोनोपेसेंट। ठीक है, तो मोनोपेसेंट आपका ऑथर है। ये कहानी क्या है, ये कहानी एक
मटिल्डा नाम की एक स्वार्थी महिला की है, ठीक है, जिसके इर्द गिर्द पूरा ये कहानी घूमता है। वो अपने जीवन से मटिल्डा मटिल्डा क्या बोलते हैं उसको, अनसेटिस्फाइड है, असंतुष्ट है, ठीक है। सो क्योंकि वह हमेशा से एक अमीर हस्बैंड चाहती है, एक अमीर हस्बैंड से शादी करना चाहती है, लेकिन चूंकि उनका परिवार मटिल्डा का एक क्लर्क फैमिली से बिलोंग करता है, तो वो लोग दहेज नहीं दे पाते हैं, इसलिए उनकी भी शादी एक क्लर्क से ही हो जाती है। तो एक दिन पति और पत्नी को दोनों को मंत्री के घर पे बुलाया जाता है और पार्टी के लिए तो आमंत्रित किया जाता है, लेकिन मटिल्डा के पास अच्छे कपड़े और जेवर नहीं रहते हैं। तो मटिल्डा के पति उनको कहते हैं कि आप अपने दोस्त से उधार ले लीजिए, तो वो एक नेकलेस लेती है उधार में। तो इसी के आगे आपका स्टोरी इर्द गिर्द घूमता है, ठीक है। सो जो वुमेन कैरेक्टर थी वो क्या थी, स्ट्रेंजर थी, ठीक है, स्ट्रेंजर, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका वुमेन कैरेक्टर क्या हो गई, एक स्ट्रेंजर हो गई। मिस्टर सर्वेंट तो हो गई नहीं, दोस्त हो गई नहीं, शॉप ओनर एम्प्लॉय भी नहीं थी, वो क्या थी, एक स्ट्रेंजर थी, ठीक है। तो ये आपका डी हो जाएगा, स्ट्रेंजर। तो ये कहानी को एक बार जाके एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़िएगा, क्लास 10th का, कक्षा 10th का ये कहानी था मटिल्डा का ऊपर, ठीक है। तो ये कहानी बहुत अच्छी है, एक बार जाके पढ़िएगा, इससे हमको अच्छा मोरल लेसन मिलता है। तो एक बार जाके पूरा अच्छा कहानी को सुनिएगा। मैंने आपको बस समरी सार बताया, डिटेल में एक बार चैप्टर्स जरूर पढ़िए, सारे चैप्टर्स क्लास 10th के पढ़िए। 1 से 2 क्वेश्चन यानी 10 मार्क्स, 2 क्वेश्चन आपको अगर आ जाते स्टोरी बेस्ड तो 10 मार्क्स आपको ऐसे ही मिल जाएंगे। तो जाके 10th क्लास का सारा स्टोरी इंग्लिश का पढ़ लीजिए एनसीईआरटी का, ठीक है। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इसमें बस कहानी के आधार पर क्वेश्चंस पूछा गया था। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, यानी क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि विच वन हैज एन एडजेक्टिव। तो इसमें आपको बताना है कि चारों दिए गए ऑप्शन में से विशेषण किसमें प्रयोग किया गया है। तो आपके चारों ऑप्शन हैं। क्वेश्चन पहला पढ़ता हूं। ए, दिस इज माइन। बी, इज दैट योर्स। सी, आई हैव फाउंड माई बॉक्स। और डी, ही सेड इट वाज हिज। तो ये 4 ऑप्शंस में से आपको बताना है कि विशेषण किसमें प्रयुक्त हुआ है, ठीक है। तो चलिए एक एक करके सारे सेंटेंसेस को देखते हैं कि किस चीज से वो सेंटेंस बना हुआ है। तो सबसे पहले देख लेते हैं ऑप्शन नंबर ए। सो ऑप्शन नंबर ए में क्या लिखा हुआ है, दिस इज माइन, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, यह किताब मेरी है। तो यहां पर माइन आपका काम कर रहा है प्रोनाउन का, ठीक है, ये सर्वनाम का काम कर रहा है, ठीक। तो प्रोनाउन का काम है, और किस टाइप का प्रोनाउन है, ये पोजेसिव। ये किस टाइप का प्रोनाउन है, तो पोजेसिव प्रोनाउन है। क्यों, क्योंकि ये ओनरशिप यानी किसी चीज का ओनरशिप बतला रहा है या पोजीशन के बारे में बतला रहा है, ठीक है। तो ये आपका पोजेसिव प्रोनाउन हो गया। आइए अब बी देखते हैं। इज दैट योर्स, इज दैट योर्स। तो इसमें आपका योर्स भी प्रोनाउन है, एक सर्वनाम है, ये भी आपका पोजीशन के बारे में दिखला रहा है, ठीक है। तो ये भी आपका पोजेसिव प्रोनाउन हो गया, ठीक है, ओनरशिप के बारे में बतला रहा है, तो ये भी आपका प्रोनाउन हो गया। अब सी पे आते हैं। आई हैव फाउंड माई बॉक्स। तो जब इसको सेंटेंस को पढ़ेंगे कि आई हैव फाउंड माई बॉक्स, तो एडजेक्टिव के लिए रूल था एक कि कोई भी शब्द से आगे यानी नाउन के आगे या प्रोनाउन के आगे लग के वो शब्द को क्वालिफाई करे यानी मीनिंग में ऐड करे समथिंग, तो उसको हम लोग एडजेक्टिव बोलते हैं यानी विशेषण। तो यहाँ पर फाउंड आपका एक वर्ब है और बॉक्स आपका एक नाउन है। तो यहाँ पर आपको माई एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, बॉक्स को क्वालिफाई कर रहा है, यानी नाउन है आपका यहाँ पे, ठीक है। नाउन के आगे लग के माई आपका उसको क्वालिफाई कर रहा है। और किस तरह का एडजेक्टिव है, तो ये आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव है। किस टाइप का, पॉजिटिव एडजेक्टिव, ठीक है। तो इस टाइप के वर्ड्स आपका माई, माइन किसी शब्द के आगे लग जाए तब इसको पॉजिटिव एडजेक्टिव में यानी नाउन के आगे लग जाए या प्रोनाउन के आगे लग जाए तब आपका ये
एडजेक्टिव में बदल जाता है, तो नाउन के आगे लगना जरूरी है। तो बॉक्स यहाँ पे क्या है आपका, नाउन है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, पोजेसिव एडजेक्टिव। तो ये माई बॉक्स हो गया, तो ये पोजेसिव एडजेक्टिव का माई यहाँ पे उदाहरण हो गया। अब डी भी देख लेते हैं। ही सेड इट वाज हिज, ही सेड इट वाज हिज, ठीक है। तो यहाँ पे हिज आपका प्रोनाउन है, ठीक है। यहाँ पर भी ये पोजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है, पोजीशन बता रहा है, तो ये भी आपका पोजेसिव हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको पार्ट ऑफ स्पीच अच्छे से करना है। पार्ट्स ऑफ स्पीच से आपका एक क्वेश्चन रहता ही रहता है हर साल। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच से 1 से 2 क्वेश्चन आपका हर साल रहता है। तो अच्छे से नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। ये था आपका एक्सप्लेनेशन इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सो क्वेश्चन नेक्स्ट आपका क्या पूछ रहा है कि विच वन इज अ कॉमन जेंडर नाउन। तो इस प्रश्न में आपको एक कॉमन जेंडर नाउन पूछा जा रहा है, ठीक है। सो क्वेश्चन को हल करने से पहले, सॉल्व करने से पहले देख लेते हैं कि क्वेश्चंस में क्या पूछा जा रहा है, ये कॉमन जेंडर नाउन क्या होता है आखिर। सो कॉमन जेंडर नाउन क्या होता है, तो कॉमन जेंडर नाउन का मतलब होता है कि जेंडर के लिए, दोनों के लिए सेम शब्द, यानी फीमेल्स और मेल्स दोनों के लिए हम जब कॉमन नाउन का यूज करते हैं, ऐसा कॉमन नाउन जो दोनों के लिए यूज हो, मेल्स के लिए भी और फीमेल्स के लिए भी, तो वैसे शब्दों को हम लोग कॉमन जेंडर नाउन बोलते हैं, ठीक है। तो वैसे शब्दों को हम लोग कॉमन जेंडर नाउन बोलते हैं, ठीक है। सो ऐसे शब्द फॉर एग्जाम्पल आपका हो गया चाइल्ड। तो चाइल्ड हम दोनों के लिए यूज करते हैं, फीमेल चाइल्ड के लिए भी, मेल चाइल्ड के लिए भी। उसके बाद कजन्स, कजन्स में भी मेल फीमेल दोनों के लिए यूज करते हैं। पर्सन के लिए भी हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया। फ्रेंड, फ्रेंड के लिए भी, चाहे वो गर्ल हो या बॉय हो, दोनों के लिए हम लोग कॉमन जेंडर नाउन यूज करते हैं। तो ये जो वर्ड्स है दोनों के लिए यूज करते हैं, यानी दोनों को संबोधित कर सकते हैं, फीमेल्स को भी और मेल्स को भी। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको ये खोजना है कि ऐसे शब्द कौन सा है जो दोनों को बताता है, दर्शाता है, मेल के लिए भी और फीमेल जेंडर दोनों के लिए। तो वैसे शब्द कॉमन जेंडर कहलाएंगे। तो टेबल, डेस्क, नर्स और मास्टर। तो मास्टर में से आपका कौन सा सही हो जाएगा, तो टेबल को देखते हैं। टेबल क्या है आपका, तो टेबल आपका एक कौन सा नाउन है, कमेंट कीजिए, टेबल कौन सा नाउन है। तो टेबल एक कलेक्टिव नाउन है। क्या है, कलेक्टिव नाउन, ठीक है। टेबल, डेस्क, ये सब आपका, बेड्स, चेयर्स, ये सब क्या हो गया, टेबल हो गया, डेस्क हो गया, चेयर हो गया, ठीक है, बेड्स हो गया, ये सब क्या है आपका, कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। तो ये डेस्क भी आपका कलेक्टिव नाउन हो गया। तो ये दोनों तो नहीं होगा। नर्स देख लेते हैं, नर्स देख लेते हैं अब क्या है। तो नर्स क्या है आपका, एक कॉमन जेंडर नाउन है। हम लोग फीमेल नर्स को भी नर्स ही बोलते हैं और मेल नर्स को भी नर्स ही बोलते हैं, ठीक है। तो मेल फीमेल दोनों के लिए इस्तेमाल होता है नर्स, ठीक है। तो नर्स आपकी फीमेल भी हो सकती है और मेल भी हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, कॉमन जेंडर नाउन। तो सी आपका क्या हो गया, नर्स। और डी भी देख लेते हैं क्या है। डी क्या है, चलिए बताइए। मास्टर आपका क्या है, मास्टर। तो मास्टर आपका एक तरह से नाउन ही है, जो कि हम लोग यूज करते हैं किसी को रिस्पेक्टफुल टर्म में, ठीक है। कोई हेड हो गया, उसको बोलते हैं मास्टर, किसी चीज में उसने स्किल अच्छा है तो उसको मास्टर बोलते हैं। नहीं तो किसी का वर्ड्स के आगे रिस्पेक्टफुली एड्रेस करने के लिए, जैसे मिस्टर विकास, हम लोग किसको बुलाने जा रहे हैं अब, मास्टर विकास को, ठीक है। तो ये तो आपका किसी शब्द के आगे, रिस्पेक्टफुल टर्म के आगे तरह यूज होता है। तो ये तो आपका कॉमन जेंडर नाउन नहीं हुआ, ठीक है। और मास्टर सिर्फ बॉय के आगे लगता है, ठीक है, गर्ल के आगे नहीं। तो ये आपका पूरा एक्सप्लेनेशन था कॉमन जेंडर नाउन के ऊपर। तो इसको अच्छे से समझ लीजिए, नोट कर लीजिए कि व्हाट इज कॉमन जेंडर नाउन, क्या होता है और कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ एवरी ऑप्शंस। सारे ऑप्शंस को, अवेलेबल ऑप्शंस को अच्छे से देखने के बाद यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू हैव understood this question. Now we will move to our next question. आ जाइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि द सिनोनिम ऑफ पीक इज। तो आपको पीक का सिनोनिम बताना है। सेम
मीनिंग वाले शब्द, यानी प्लीज होगा, राइल, लिफ्ट या अप्रूव। ठीक है, तो करेक्ट आपका आंसर क्या होगा? प्लीज, राइल, लिफ्ट और अप्रूव। तो एक एक करके पहले देख लेते हैं। पीक का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है मन मुटाव। ठीक है, मन मुटाव, डिसऑनर, किसी को परेशान करना, इरिटेट करना, ये इसका मतलब हो गया। ठीक है, इरिटेट भी करना लिख सकते हो, परेशान करना, डिसऑनर करना। सो प्लीज का मतलब क्या होता है आपका? एक एक करके सारे ऑप्शंस को देखते हैं। प्लीज का मतलब क्या होना? कृपा, कृपया करके किसी से रिक्वेस्ट करना, ये तो नहीं होगा। ठीक है, राइल देख लेते हैं। राइल का मतलब क्या होता है आपका? राइल का मतलब चिढ़ाना होता है, इरिटेट करना, डिसऑनर करना। ठीक है, तो ये आपका पीक के साथ सिनोनिम है। ठीक है, इरिटेट करना, डिसऑनर करना। तो सही उत्तर होगा आपका बी, राइल। ठीक है, लेकिन हम लोग सी और डी दोनों को देखेंगे। लिफ्ट का मतलब क्या होता है आपका? उठाना। ठीक है, और अप्रूव का मतलब क्या होता है आपका? मंजूरी देना। आई अप्रूव दिस, मैं उसको मंजूरी देता हूँ, तो मंजूर करना। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया? बी, राइल। राइल का मतलब क्या हो गया? चिढ़ाना, डिसऑनर करना, इरिटेट करना। और पीक का मतलब भी क्या हो गया? पीक का मतलब भी मनमुटाव, इरिटेट, डिसऑनर करना, चिढ़ाना। तो ये आपका सिनोनिम्स के ऊपर हमेशा एंटोनिम और सिनोनिम्स के ऊपर एक सवाल रहता ही है, तो इसको भी अच्छे से करना है। सिनोनिम एंटोनिम्स पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, बिहार पैरामेडिकल में आपका क्वेश्चंस रहता ही है। ठीक है, इसके ऊपर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स याद कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि विच वन इज नॉट अ प्लूरल वर्ड। इसमें से आपको बताना है प्लूरल वर्ड कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन है इंडेक्स, बी फंगी, सी एक्सेस, डी स्ट्राटा। तो स्टार्ट करते हैं ए से। इधर सिंगुलर लिख लेते हैं और इधर प्लूरल लिख लेते हैं। तो आपका इंडेक्स क्या है? तो इंडेक्स आपका सिंगुलर है। ठीक है, पहले ही में हमको आंसर मिल गया कि ए आपका सिंगुलर है, तो यानी ये प्लूरल फॉर्म नहीं है। इसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा? इंडेक्सेस। ठीक है, इसमें आपको ई एस लगाना होगा। ठीक है, आइए बाकी सबको भी देख लेते हैं। फंगी आपका क्या है? प्लूरल। इसका सिंगुलर क्या होगा? फंगस। क्या होगा इसका? फंगस। और सबका आप लोग नोट्स करते चलिएगा। उसके बाद सी एक्सेस क्या आपका? प्लूरल। सिंगुलर क्या होगा? एक्स। डी स्ट्राटा क्या आपका? प्लूरल है। सिंगुलर क्या होगा? स्ट्राटम, स्ट्रेटम। ठीक है, तो ये था आपका पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आ जाइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि हु इज एलिस इन द मैड टी पार्टी। तो ये आपका क्लास 9th का शायद एनसीईआरटी का स्टोरी है, अ मैड टी पार्टी। उसमें एलिस क्या थी? पॉलिटिशियन, क्वीन, क्वींस की फ्रेंड या स्मॉल गर्ल। तो इसका आंसर होगा क्वीन। तो एक बार जाके आप ये स्टोरी पढ़िएगा। ठीक है, एलिस का कहानी। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो सिंपल वन लाइनर क्वेश्चन था, स्टोरी पढ़िए, आंसर दीजिए। तो एलिस क्या थी? क्वीन थी। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि वी हैव सीन द फोर्ट इज अ सेंटेंस विथ विच ऑफ द फॉलोइंग टेंसेस। तो ये सवाल किस चीज पे है? आपका टेंस के ऊपर है। ठीक है, सो ऑप्शंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सिंपल प्रेजेंट या पास्ट परफेक्ट। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। सो वी हैव सीन द व्हाट। तो इसमें आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस वर्ब किस फॉर्म में रहेगा? हेल्पिंग वर्ब। तो ये तो हेल्पिंग वर्ब हो गया। मेन वर्ब आपका किस में रहेगा? V3 फॉर्म में। तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया, हैव आपका हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, सीन आपका क्या हो गया? V3। ठीक है, सो ये आपका किस चीज में जा रहा है? प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट में ही हम लोग ये देखते हैं। और कंटिन्यूअस रहता तो वी हैव बीन लगा देते, और कंटिन्यूअस करना था तो क्या लगाते? वी हैव बीन लगा देते। ठीक है, तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वी आपका सब्जेक्ट, हैव आपका ऑक्सिलरी वर्ब, सीन आपका मेन वर्ब। ठीक है, V3 फॉर्म में
सब्जेक्ट प्लस वर्ब आईएनजी हैज और हैव, सॉरी आईएनजी बोल रहा हूँ, वी यहाँ पे आपका सीन V3 पे फॉर्म में आ गया। सो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट में चला गया। तो प्रेजेंट परफेक्ट इज द करेक्ट आंसर। और बाकी सभी टेंसेस को भी आप लोग एक एक सेंटेंस बना के तीनों टेंस से आप लोग कमेंट्स में कीजिएगा, ठीक है। एक एक सेंटेंस, पास्ट परफेक्ट का एक सेंटेंस, सिंपल प्रेजेंट का एक सेंटेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का एक एक सेंटेंस, सबको कमेंट में एक एक सेंटेंस डालना। कोई भी एक चुन लीजिए, सब मत कीजिएगा। अगर ज़्यादा टाइमिंग लग रहा होगा टाइपिंग में तो कोई एक का आपको एग्जाम्पल देना है, ठीक है। मैं सबका सही गलत चेक करूंगा, ठीक है। तो कमेंट में आपको एक एक एग्जाम्पल देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि विच इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ, यानी कि कौन सा करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है आपका, ठीक है। इसमें पूछा जा रहा है कि विच इज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो आपका ए है अकर्ड, बी शटल, सी सफिशिएंट और डी सरप्राइज। तो अकर्ड का देख लेते हैं। अकर्ड आपका यहाँ पे सही है, ठीक है, स्पेलिंग सही है आपका अकर्ड का, ठीक है, करेक्ट है। अकर्ड का मतलब क्या होगा था, हुआ। नेक्स्ट देख लेते हैं। करेक्ट तो आपका ए ही होगा, लेकिन हम लोग सब ऑप्शंस को डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं आपका शटल, SUTLE। ये सबटल का मिस स्पेलिंग है, सटल ये मिस स्पेलिंग है, रॉन्ग है। सबटल सही होता है, इसका मतलब क्या होता है, सूक्ष्म, सूक्ष्म, ठीक है। सफिशिएंट का देख लेते हैं, सफिशिएंट। सफिशिएंट का तो करेक्ट स्पेलिंग ये होगा, रॉन्ग आपका दे रखा है ये, ठीक है। तो सफिशिएंट का मतलब क्या होता है, पर्याप्त, बोलते हैं ना सफिशिएंट मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में कि नहीं। और सरप्राइज का तो SURPRISE सरप्राइज होगा, ठीक है। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है और बी भी गलत है। सी आपका अकर्ड सही है, ठीक है। सरप्राइज का मतलब क्या होता है, आश्चर्य, आश्चर्य, ठीक है। तो ए आपका सही होगा, बी सी डी तीनों रॉन्ग स्पेल्ड है, ठीक है। तो सबटल, सफिशिएंट, सरप्राइज तीनों का मैंने लिख दिया नीचे, हिंदी में भी मीनिंग। ये क्वेश्चन इस टाइप के स्पेलिंग बेस्ड करेक्ट और सही देखने के आते हैं, तो इस टाइप का भी आपको देखना होगा प्रश्न, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि विच इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ, यानी कि कौन सा करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है आपका, ठीक है। इसमें पूछा जा रहा है कि विच इज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो आपका ए है अकर्ड, बी शटल, सी सफिशिएंट और डी सरप्राइज। तो अकर्ड का देख लेते हैं। अकर्ड आपका यहाँ पे सही है, ठीक है, स्पेलिंग सही है आपका अकर्ड का, ठीक है, करेक्ट है। अकर्ड का मतलब क्या होगा था, हुआ। नेक्स्ट देख लेते हैं। करेक्ट तो आपका ए ही होगा, लेकिन हम लोग सब ऑप्शंस को डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं आपका शटल, SUTLE। ये सबटल का मिस स्पेलिंग है, सटल ये मिस स्पेलिंग है, रॉन्ग है। सबटल सही होता है, इसका मतलब क्या होता है, सूक्ष्म, सूक्ष्म, ठीक है। सफिशिएंट का देख लेते हैं, सफिशिएंट। सफिशिएंट का तो करेक्ट स्पेलिंग ये होगा, रॉन्ग आपका दे रखा है ये, ठीक है। तो सफिशिएंट का मतलब क्या होता है, पर्याप्त, बोलते हैं ना सफिशिएंट मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में कि नहीं। और सरप्राइज का तो SURPRISE सरप्राइज होगा, ठीक है। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है और बी भी गलत है। सी आपका अकर्ड सही है, ठीक है। सरप्राइज का मतलब क्या होता है, आश्चर्य, आश्चर्य, ठीक है। तो ए आपका सही होगा, बी सी डी तीनों रॉन्ग स्पेल्ड है, ठीक है। तो सबटल, सफिशिएंट, सरप्राइज तीनों का मैंने लिख दिया नीचे, हिंदी में भी मीनिंग। ये क्वेश्चन इस टाइप के स्पेलिंग बेस्ड करेक्ट और सही देखने के आते हैं, तो इस टाइप का भी आपको देखना होगा प्रश्न, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि विच वर्ब हैज द सेम फॉर्म इन प्रेजेंट, पास्ट एंड पार्ट पार्टिसिपल। तो आइए एक एक करके देख लेते हैं। टेल का पहले देख लेते हैं। टेल का प्रेजेंट में टेल होता है, पास्ट में टोल्ड और पार्ट पार्टिसिपल में भी टोल्ड, ठीक है। हिट का होता है हिट, पास्ट में भी हिट, पार्ट पास्ट पार्टिसिपल में भी हिट। तो सही आंसर आपका बी होगा। लेकिन अदर वर्ड्स को भी देख लेते हैं हम लोग, बाकी ऑप्शंस को भी। स्पिल, स्पिल्ड, स्प्लिट, ठीक। और आपका सेंड का होगा सेंड,
सेंट, सेंट। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया? बी। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, और इस टाइप के भी प्रश्न आपको आ सकता है प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल के ऊपर वर्ब फॉर्म्स को, तो ये भी आप एक बार वर्ब फॉर्म्स को देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि विच इज द इनकरेक्ट सेंटेंस। इस टाइप का भी प्रश्न आपको हर साल एक दिख ही जाता है कि आपको चार ऑप्शंस में से एक गलत सेंटेंस को खोजना है। ठीक है, तो पहला है आई एम अफ्रेड यू मस्ट बी मिस्टेकन, दूसरा है आई एम अफ्रेड यू मस्ट बी रॉन्ग, तीसरा है आपको आई एम राइटिंग यू टू आस्क फॉर योर एडवाइस, और चौथा है देयर म्यूजिक इज प्लेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ये जो पहला और दूसरा वाक्य दिख रहा होगा सेंटेंसेस सेम टाइप का है। ठीक है, कि आई एम अफ्रेड, आई एम अफ्रेड। ठीक है, तो ये सेंटेंस आपको कंफ्यूज करने के लिए डाला गया है कि आप इसी दोनों सेंटेंस में कंफ्यूज हो जाइए और इसी में से कोई टिक लगाइए इनकरेक्ट के लिए। तो ये एग्जामिनर आपके माइंड के साथ यहाँ प्ले कर रहा है कि आपको कंफ्यूज कर रहा है कि एक ही टाइप से वर्ड्स को डाला है, सेंटेंस को डाला है कि आप कंफ्यूज होके ए और बी में ही ऑप्शंस लगाओ, टिक लगाओ, लेकिन ऐसा है नहीं। ठीक है, दोनों सेंटेंस करेक्ट है। आई एम अफ्रेड यू मस्ट बी मिस्टेकन, ये भी करेक्ट है, एंड आई एम अफ्रेड यू मस्ट बी रॉन्ग, यहाँ भी दोनों सेंटेंस सही है। लेकिन तीसरा सेंटेंस में जब देखोगे कि आई एम राइटिंग टू यू, ठीक है, यहाँ कहा जा रहा है कि मैं आपको पत्र लिख रहा हूँ, यू को, ठीक है, टू आस्क फॉर योर एडवाइस, जब यहाँ पे पहले ही में संबोधित कर दिया गया पहले ही वाक्य में कि हम आपको लिख रहे हैं लेटर, आई एम राइटिंग टू यू, तो फिर योर एडवाइस का यहाँ पे जरूरी नहीं था। तो आई एम राइटिंग टू यू टू आस्क फॉर एडवाइस, तो योर यहाँ नहीं होगा, फॉर एडवाइस इतना ही काफी है। ठीक है, तो ये आपका गलत सेंटेंस है। बाकी चौथा वाला भी सही है, देयर म्यूजिक इज प्लेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये भी सही है आपका। तो ये सही है, ए सही है, बी सही है और डी भी सही है, सी गलत है, इसलिए इनकरेक्ट सेंटेंस है कि यहाँ पे जब बोल ही दिया कि आई एम राइटिंग टू यू टू आस्क फॉर योर एडवाइस, ये यहाँ पे जरूरी नहीं है क्योंकि आप यू को डायरेक्टली कह रहे हैं, सो उस बाद में फिर योर लगाने का यहाँ आवश्यकता है नहीं। तो सिंपल क्या होगा, आई एम राइटिंग टू यू टू आस्क फॉर एडवाइस। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट सेंटेंस हो गया। ठीक है, इसको आप और भी कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, आई एम राइटिंग टू यू अबाउट आस्किंग फॉर योर एडवाइस, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, सीधे आपको हटा देना है योर, तो ये आपका करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, द प्रीफिक्स हाइपो डज नॉट मीन, तो आपको प्रीफिक्स बताना, सफिक्स और प्रीफिक्स हम लोग पढ़ रखे हैं। तो प्रीफिक्स यानी पहले शब्द से पहले लगने वाले शब्द को प्रीफिक्स बोलते हैं, शब्द से बाद में लगने वाले शब्द को हम लोग सफिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो प्रीफिक्स हाइपो का क्या मतलब इनमें से नहीं होगा, तो एक आपका गलत होगा, बाकी तीनों सेम मीनिंग होगा। तो हाइपो का हम लोग देख लेते हैं क्या मतलब होगा। तो हाइपो का मतलब होता है, प्रीफिक्स का मतलब लो, अंडर, बीनीथ, ठीक है, बीनीथ, लेस, डाउन और बिलो नॉर्मल। ठीक है, तो ये आपका ए, बी और सी तीनों हाइपो का मतलब हो गया, लेकिन बिफोर इन टाइम ये नहीं होगा आपका। तो करेक्ट आंसर आपका हाइपो का जो नहीं होगा मीनिंग वो होगा डी, बिफोर इन टाइम। बाकी लो, अंडर, बीनीथ, लेस, डाउन, बिलो नॉर्मल, ये सारा आपका हाइपो का मतलब हो गया, सेम मीनिंग्स। ठीक है, बिफोर इन टाइम आपका नहीं होगा, तो इसमें नहीं क्या होगा, डी, तो डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि विच इज द इनकरेक्ट सेंटेंस। इस टाइप का भी प्रश्न आपको हर साल एक दिख ही जाता है कि आपको चार ऑप्शंस में से एक गलत सेंटेंस को खोजना है। ठीक है, तो पहला है आई एम अफ्रेड यू मस्ट बी मिस्टेकन, दूसरा है आई एम अफ्रेड यू मस्ट बी रॉन्ग, तीसरा है आपको आई एम राइटिंग यू टू आस्क फॉर योर एडवाइस, और चौथा है देयर म्यूजिक इज प्लेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ये जो पहला और दूसरा वाक्य दिख रहा होगा सेंटेंसेस सेम टाइप का है। ठीक है, कि आई एम अफ्रेड, आई एम अफ्रेड। ठीक है,
तो ये सेंटेंस आपको कंफ्यूज करने के लिए डाला गया है कि आप इसी दोनों सेंटेंस में कंफ्यूज हो जाइए और इसी में से कोई टिक लगाइए इनकरेक्ट के लिए। तो ये एग्जामिनर आपके माइंड के साथ यहाँ प्ले कर रहा है कि आपको कंफ्यूज कर रहा है कि एक ही टाइप से वर्ड्स को डाला है, सेंटेंस को डाला है कि आप कंफ्यूज होके ए और बी में ही ऑप्शंस लगाओ, टिक लगाओ, लेकिन ऐसा है नहीं। ठीक है, दोनों सेंटेंस करेक्ट है। आई एम अफ्रेड यू मस्ट बी मिस्टेकन, ये भी करेक्ट है, एंड आई एम अफ्रेड यू मस्ट बी रॉन्ग, यहाँ भी दोनों सेंटेंस सही है। लेकिन तीसरा सेंटेंस में जब देखोगे कि आई एम राइटिंग टू यू, ठीक है, यहाँ कहा जा रहा है कि मैं आपको पत्र लिख रहा हूँ, यू को, ठीक है, टू आस्क फॉर योर एडवाइस, जब यहाँ पे पहले ही में संबोधित कर दिया गया पहले ही वाक्य में कि हम आपको लिख रहे हैं लेटर, आई एम राइटिंग टू यू, तो फिर योर एडवाइस का यहाँ पे जरूरी नहीं था। तो आई एम राइटिंग टू यू टू आस्क फॉर एडवाइस, तो योर यहाँ नहीं होगा, फॉर एडवाइस इतना ही काफी है। ठीक है, तो ये आपका गलत सेंटेंस है। बाकी चौथा वाला भी सही है, देयर म्यूजिक इज प्लेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये भी सही है आपका। तो ये सही है, ए सही है, बी सही है और डी भी सही है। सी गलत है, इसलिए इनकरेक्ट सेंटेंस है कि यहाँ पे जब बोल ही दिया कि आई एम राइटिंग टू यू टू आस्क फॉर योर एडवाइस, ये यहाँ पे जरूरी नहीं है क्योंकि आप यू को डायरेक्टली कह रहे हैं, सो उस बाद में फिर योर लगाने का यहाँ आवश्यकता है नहीं। तो सिंपल क्या होगा, आई एम राइटिंग टू यू टू आस्क फॉर एडवाइस। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट सेंटेंस हो गया। ठीक है, इसको आप और भी कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, आई एम राइटिंग टू यू अबाउट आस्किंग फॉर योर एडवाइस, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, सीधे आपको हटा देना है योर, तो ये आपका करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इजी, द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे पूछ रहा है, और वो क्या है शब्द, लिविंग बोथ ऑन लैंड एंड वाटर, वैसे जीव जो जमीन पे भी रहते हैं और पानी पे भी रहते हैं। तो इसका तो सीधा आंसर सी, हम लोग एम्फीबियंस डालेंगे। जो बायोलॉजी पढ़ते हैं, हम लोग साइंस स्टूडेंट हैं, तो हम लोग जानते ही हैं कि इसका मतलब क्या होता है, एम्फीबियंस लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर। अब आपसे मेरा ये वर्क है कि आपको कमेंट करना है वीडियो कंप्लीट कर लेने के बाद कि एम्फीबियंस का एग्जांपल्स। ठीक है, तो एग्जांपल्स एम्फीबियंस का आपको बायोलॉजी से थोड़ा सा जाके एम्फीबियंस, और जिसको पता है तुरंत कीजिए, देखता हूँ कौन तुरंत क्लास ओवर होने के बाद करता है। तो एम्फीबियंस का उदाहरण, ठीक है, तो उभयचर का उदाहरण कि जो जमीन और पानी दोनों पे रहते हैं, कुछ जीवों का नाम आप लोग एग्जाम्पल के फॉर्म में लिखिए। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था ये, तो बायो वाला स्टूडेंट भी, यानी हम लोग कर लेंगे आराम से इसको। ठीक है, बायोलॉजी से था ये भी कह सकते हैं, एम्फीबियंस वहीं पढ़े हम लोग। ठीक है, एनिमल किंगडम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और आइए चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। आपसे नेक्स्ट सवाल क्या पूछा जा रहा है कि विच इज इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ये दूसरा क्वेश्चन है जो इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड के ऊपर आया है कि मतलब कौन सा गलत मिस टाइप्ड है, मिस प्रिंट है। तो आपका पहला है शब्द क्वाइट, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आपका शांत, तो ये करेक्ट है, ये सही स्पेलिंग है इसका। बी है आपका क्विट, क्वाइट, क्वाइट का मतलब क्या होता है, अत्यंत। ठीक है, ये भी आपका सही स्पेलिंग है। अब तीसरा देख लेते हैं, प्रिस्क्रिप्शन, ये आपका गलत है, मिस टाइप्ड है। ठीक है, करेक्ट क्या होगा आपका, प्रिस्क्रिप्शन, ये आपका सही होगा। ठीक है, इसका पर्ची भी बोलते हैं हम लोग, नहीं डॉक्टर साहब पर्ची लिखते हैं, नुस्खा। ठीक है, पर्ची, डॉक्टर साहब प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं मेडिसिन का, तो प्रिस्क्रिप्शन, तो ये आपका गलत टाइप है, तो सी आपका आंसर होगा। डी भी देख लेते हैं, रिकमेंडेड, ये भी आपका सही स्पेलिंग है। इसका क्या मतलब होता है, सिफारिश करना। ठीक है, सिफारिश करना, तो ये भी आपका सही है। तो आपका बचा सी यानी प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो आपका ये करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस टाइप का क्वेश्चंस आता है तो इसका प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, वर्ड पावर अपना स्ट्रांग कीजिए, तो आपको खुद पे खुद हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत पेपर वगैरह पढ़िए, इंग्लिश वाला पेपर, आपका अपने आप ये सब मजबूत हो जाएगा, ग्रामर भी और साथ साथ वर्ड पावर भी। ठीक है, आइए आज का आखिरी प्रश्न की ओर चलते हैं। आखिरी प्रश्न है कि एंटोनीम आपको बताना है अपोजिट वर्ड वाले। ठीक है, तो पिलेज का आपका एंटोनीम क्या होता है, तो पिलेज का पहले मतलब क्या होता है, तो पिलेज का मतलब होता है आपका रॉब करना किसी जगह को। ठीक है, लूटपाट,
वायलेंस से संबंधित है, वार टाइम में होता है ना कि लूटपाट ज्यादा होता है, स्पॉइल कर देना, किसी जगह को पूरी तरह से बर्बाद कर देना, तो रैवेज और स्क्वालिड का भी मतलब यही होता है, ठीक है। लेकिन बी और डी का मतलब ये सीन अपोजिट में आ जा रहा है, ठीक है। अरेंजमेंट मतलब व्यवस्थित करना, रिपेयर मतलब मरम्मत, तो ये दोनों सही होगा आंसर एंटोनिम्स में, ठीक है। तो बी डी दोनों सही होगा। अरेंजमेंट का मतलब व्यवस्था करना, ऑर्डर में चीजों को लाना, और रिपेयर का मतलब भी यही होता है, मरम्मत। तो डी भी होगा और बी दोनों हो सकता है आपको, ठीक है। तो दोनों एंटोनिम हो सकते हैं, यानी अपोजिट वर्ड। तो ये ए सी तो ठीक है, ये तो सिनोनिम्स है, लेकिन बी और डी आपका एंटोनिम्स है। तो दोनों मैं इसको कहूंगा कि बी और डी दोनों सही है। और कभी कभी आपको प्रश्न ऐसा एग्जाम्स में दिख सकता है माय डियर स्टूडेंट कि बी डी दोनों होगा, तो उस केस में आप टिक करके आ जाना, हो सकता है आपको वो ना तो बोनस मार्क्स मिल जाए, नहीं तो सभी के लिए क्वेश्चंस को रद्द कर दिया जाए, यानी क्वेश्चंस को ही हटा दिया जाए। तो ऐसा होता है कि पैरामेडिकल एग्जाम में एक दो क्वेश्चंस में गलत पूछा जाता है, नहीं तो ऑप्शन ही सही होते हैं ज्यादा, यानी सब भी गलत हो सकता है, ऑप्शन हो सकता है एक से ज्यादा सही हो जाए, तो उस केस में वो हट जाता है। नहीं तो बोनस मिल जाएगा, नहीं तो हट जाएगा, दोनों में तो फायदा ही है, क्वेश्चन ही हट जाएगा। तो आप करके जरूर आइए क्वेश्चंस, ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस करने नेगेटिव मार्किंग है नहीं। पहला प्रश्न आपका जो पूछा गया था 2018 में, वो पहला प्रश्न है विच पेयर विल हैव द लोएस्ट हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, यानी इन चारों दिए हुए ऑप्शंस में से सबसे लोएस्ट हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन किसका होगा। तो आपको ये चीज बतलानी है, ठीक है। आपको ये चीज बतलानी है कि किसका न्यूट्रल सबसे ज्यादा न्यूट्रलाइजेशन, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कम होगा। ये क्या है, लोएस्ट हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, या हम इसको एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं अदर वर्ड्स में, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। इसका अर्थ क्या होता है, मतलब इसका मतलब क्या होता है। तो ये आपका थर्मोडायनेमिक्स का सवाल है, यानी चैप्टर नंबर 6 क्लास 11th थर्मो का चैप्टर का है ये, थर्मोडायनेमिक्स। तो ये चैप्टर आपको अच्छे से करना है। उसमें पूछा है कि इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या है, तभी तो हम लोग बता पाएंगे कि लोएस्ट हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या है। यहाँ पर आपसे माय डियर स्टूडेंट्स ये है कि इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि चेंज इन द इंथैल्पी दैट अकर व्हेन वन इक्विवेलेंट ऑफ एन एसिड, ठीक है, एंड बेस, एक एक समान, एक प्लस एक मिलके आपको अंडरगो न्यूट्रलाइजेशन, यानी एक एसिड मिलके एक इक्विवेलेंट प्लस बेस मिलके आपको सॉल्ट प्लस H2O बनाए, तो इसको हम लोग बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो इसमें इंथैल्पी कितना लगेगा, इसमें इंथैल्पी रिलीज होगा, वो आपको न्यूट्रलाइजेशन में हम लोग पढ़ते हैं। इट इज डिफाइंड एज द एनर्जी रिलीज्ड, मतलब इसको हम लोग डिफाइन करते हैं न्यूट्रलाइजेशन को कि जो ऊष्मा रिलीज होती है फॉर्मेशन होने के लिए, द एनर्जी रिलीज्ड with the formation of 1 mole of water। एक मोल वाटर बनाने के लिए जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम लोग कहते हैं आपका एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। आइए देखते हैं अब इसको बिना भी जाने हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको पता है कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड आपका स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस आपस में मिलते हैं, तो सबसे ज्यादा आपका न्यूट्रलाइजेशन होता है, ठीक है, सबसे ज्यादा होता है। और उसमें कितना एनर्जी निकलता है आपका, -57.1 किलो जूल पर मोल। यहाँ पे पहला केस में HNO3 और NOH एक स्ट्रॉन्ग एसिड, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है ऐसे, और ये स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl, ये भी है स्ट्रॉन्ग बेस। ये आपका वीक एसिड है और NaOH स्ट्रॉन्ग बेस, ये आपका वीक एसिड है और ये आपका वीक बेस है, और ये आपका वीक एसिड है।
तो यहाँ सबसे ज्यादा वीक कौन सा है? सबसे ज्यादा वीक तो डी वाला ऑप्शन आपका, दोनों वीक वीक है, वीक एसिड एंड वीक बेस। तो इसके वजह से इन दोनों का मिलने की वजह से उतना एंथैल्पी रिलीज नहीं होगा, मतलब उतना एनर्जी ऊष्मा नहीं निकलेगी, क्योंकि ऊष्मा कब निकलती है? जब स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग एसिड हो या स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस हो। लेकिन यहाँ पे तो दोनों वीक है, वीक एसिड भी है यानी CH3COH और NH4OH दोनों वीक है, वीक एसिड एंड वीक बेस, इसलिए आपका डी होगा। अगर आपको ये वैल्यूज नहीं भी याद हो, बस आपको डेफिनेशन याद हो कि इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, यानी एक बार पुनः मैं बता रहा हूँ कि आपका जो इंथैल्पी यानी हीट रिलीज होता है एसिड और बेस के मिलन से, तो उस हीट को हम लोग बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो रिलीज होता है, जो निकलता है दोनों का एसिड बेस का कॉम्बिनेशन से सॉल्ट और वाटर बनाने के लिए बनने के बाद, तो उसको सबसे कम यहाँ इसमें रहेगा, सबसे ज्यादा किस में रहेगा? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में। तो ए बी में सबसे ज्यादा रहेगा, ठीक है, दोनों में बराबर ही रहेगा, क्योंकि दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से ज्यादा अंतर नहीं है दोनों में। तो ए बी दोनों स्ट्रॉन्गेस्ट रहेंगे, सी वाला आपका मिडिल में और सबसे कम डी वाला। तो आई होप आपको ये इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन समझ में आ गई होगी। एक बार एनसीईआरटी थर्मोडायनेमिक्स भी रेफर कीजिएगा, वहां पे और अच्छे से समझा रखा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा जा रहा है कि विच इज कॉमनली यूज्ड एज कूलेंट इन ऑटोमेटिक व्हीकल्स, यानी ऑटोमेटिक व्हीकल्स यानी कार्स बाइक्स, इस सब में कौन सा सामान्यतः स्वचालित वाहनों में शीतलता के रूप में प्रयोग होता है। तो आपको बताना है विच इज कॉमनली यूज्ड एज कूलेंट इन ऑटोमेटिक व्हीकल्स। तो ये आपको 4 कंपाउंड्स दे रखा है, आपको बताना है कि कौन सा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इसका नाम क्या है? इसका नाम होगा आपका इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है, इथाइलिन ग्लाइकोल। इसका क्या नाम होगा? इथेनॉल। इसका क्या नाम होगा? ग्लिसरॉल। और इसका क्या नाम होगा? टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल। तो सबसे इजी वे में आपको बता देता हूँ इसका रेफरेंस कहाँ से, एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी से क्लास 12th पेज नंबर 55 चैप्टर 2 सॉल्यूशन चैप्टर से है ये। वहाँ बताया गया है कि आपको जो सॉल्यूशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल होता है, सॉल्यूशन जो ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल वो हम लोग यूज करते हैं एज एन एंटी फ्रीज इन इंजन्स, ठीक है, फॉर कूलिंग। तो ये पॉइंट सीधा वहां से लिखा हुआ है, आप लोग जाके रेफर कर सकते हो पेज नंबर 55 को। वहां यहाँ बता रखा है कि इथिलीन ग्लाइकोल यूज होता है एज ए एंटी फ्रीज इन द इंजन्स फॉर कूलिंग पर्पसेस, ठीक है, कूलिंग करने के लिए, इंजन्स को ठंडा रखने के लिए इथिलीन ग्लाइकोल यानी ए, ठीक है, ए यूज होता है, ठीक। तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर थर्ड है विच हैज मेसो स्ट्रक्चर। तो किसके एक मेसो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इसमें एक मेसो स्ट्रक्चर संरचना होती है। तो आपका पहले है टार्टेरिक एसिड यानी टार्टारिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल यानी लैक्टिक एसिड, प्रोपेनोइक अम्ल यानी प्रोपेनोइक एसिड, और डी टर्ट ब्यूटेनॉल, ठीक है, टर्ट ब्यूटेनॉल। तो आपको बताना है मेसो स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले वो जान लेते हैं। मेसो स्ट्रक्चर्स क्या होता है, उसी के बाद ना बता पाओगे कि मेसो मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले जो कंपाउंड जिसका डी और एल दोनों बने, यानी एल और डी, यानी डी को हम लोग क्या बोलेंगे? माइनस, और एल को क्या बोलेंगे? प्लस, यानी डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लिवो रोटेटरी आपका जो बने उसको हम लोग बोलते हैं टार्टेरिक एसिड यानी रेसिमिक मिक्सचर। क्या? रेसिमिक मिक्सचर बनाए, उसको हम लोग मेसो स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो एक टार्टेरिक एसिड ही ऐसा है इसमें कि जो मेसो स्ट्रक्चर बताता है। कैसे? क्योंकि उसमें एक कायरल होता है, एक कायरल कार्बन आइटम। एक कायरल कार्बन आइटम का मतलब जिसमें आपका स्टीरियो सेंटर में एक कायरल कार्बन आइटम हो। कैसे? आपको स्ट्रक्चर से मैं बताता हूँ। तो टार्टेरिक एसिड का इस तरह से हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं।
HOH। और ये वाला क्वेश्चन पता है कहाँ से पूछा गया? ये वाला बायोमोलिक्यूल्स का सवाल है। वहां पे आपको रेसिमिक मिक्सचर, एक कायरल कार्बन एटम, इनोन्शोमर्स, ये सारा पढ़ना है, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, एक बार इसको जरूर देखिएगा डेफिनेशंस। तो ये आपका हो गया स्ट्रक्चर। एक और स्ट्रक्चर इसका मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, यानी डी और एल, डेक्स्ट्रो और लीवो रोटेटरी। ये बायोमोलिक्यूल्स का सवाल है, तो बायोमोलिक्यूल्स मैं हमेशा से कहते आ रहा हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर रहता है। तो क्वेश्चंस आपको हार्ड लग रहे होंगे, क्यों? क्योंकि इसका थ्योरी अभी क्लियर नहीं है आपको। जैसी थ्योरी क्लियर होगा ना, ये सब हलवा वाला क्वेश्चन है कि आराम से हो जाएगा। तो ये आपका एक एल है और आपका एक डी है, ठीक है, टार्टेरिक एसिड का। ये रेसिमिक मिक्सचर बनाता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं, एक तरफ ये है एक तरफ वो है, जब दोनों आपस में हो जाएगा तब इस तरह से इसका बनता है एक स्ट्रक्चर। इसको हम लोग बोलते हैं, दोनों एक साइड रहेगा तो ये बन गया आपका रेसिमिक मिक्सचर, यानी मेसो टार्टेरिक एसिड। एक बार बायोमोलिक्यूल्स जरूर पढ़िएगा, क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। और ये एक स्ट्रक्चर हो गया आपका डी, ये एल हो गया, ठीक है। डी आपका क्या होता है? प्लस डी वो माइनस, सॉरी उल्टा मैंने यहाँ पे लिख दिया था, उसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो डीवो और डेक्स्ट्रो और लीवो रोटेटरी, एक डी की तरफ जाता है एक एल की तरफ जाता है, इसलिए इसको डी और एल बोलते हैं हम लोग, ठीक है। ये था आपका मेजो का। और एक और डी टार्टेरिक होता है, उसका हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। एक तो ये तो हो गया मेजो, मेजो का मैंने ड्रॉ करके आपको दिखाया, ठीक है। अब एक डी टार्टेरिक भी होता है। डी टार्टेरिक पूछ देगा तो उसको कैसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे? तो डी टार्टेरिक का COOH और आपका HOH, HOH और COOH, ये आपका डी हो गया, डी टार्टेरिक। तो इस तरह से आपको स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने आने चाहिए। इसके लिए मैं थ्योरी अलग से बायोमोलिक्यूल्स के ऊपर एक स्पेशल वीडियो लाऊंगा, जिसमें मैं बायोमोलिक्यूल्स का पूरा ये जितना भी स्ट्रक्चर्स अगर नहीं समझ में आया हो कि डी डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी क्या होता है, एनोन्शोमर्स क्या होता है, ए कायरल कार्बन एटम सेंटर क्या होता है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है, सारा का मैं ले आऊँगा और उस पर एग्जाम्पल्स करवाऊंगा, क्योंकि एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो ये भी एक एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन है, 4 एग्जाम्पल दे रखा है और उसके ऊपर प्रश्न है। तो ये बायोमोलिक्यूल्स का मैं आगे चल के एक सीरीज लाऊंगा, बायोमोलिक्यूल्स और पॉलीमर पे अलग से। तो वो वाला भी लेक्चर जब आएगा लाइव क्लास, उसमें मैं प्रत्येक पॉइंट्स को डिटेल में बताऊंगा। अभी के लिए बस याद कर लीजिए कि टार्टेरिक में मेजो होता है, मेजो स्ट्रक्चर्स होता है, क्यों? क्योंकि उसमें एक कार्बन एटम रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हेलो, तो अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर मेकिंग ऑफ रियल सॉल्यूशन द पार्टिकल साइज मस्ट बी। वास्तविक विलयन बनाने के लिए कणों का आकार कैसा होना चाहिए, ठीक है। और ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा हुआ है, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू कितना का रहना चाहिए? तो आपका ऑप्शन है 100 नैनोमीटर, 10 नैनोमीटर, 5 नैनोमीटर और 1 नैनोमीटर। तो वास्तविक विलयन बनाने के लिए 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक रह सकता है, ठीक है। ये आपका कंडीशन है। और यहाँ पे ये पूछा है क्वेश्चन में कि ग्रेटर देन इक्वल टू कितना रहना चाहिए, मिनिमम कितना रहना चाहिए या मिनिमम के बराबर। तो आपका वो 1 nm होगा। तो आपका करेक्ट आंसर होगा 1 nm से बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू, वास्तविक विलयन बनाने के लिए रियल सॉल्यूशन। और आपका स्मॉलर देन इक्वल टू 1000 nm रहना चाहिए, नैनोमीटर, ठीक है। तो 1 इंटू 10 का पावर 9 मीटर इंटू स्मॉलर देन 1000 इंटू 10 का पावर 9 मीटर्स, इतना रहना चाहिए पार्टिकल्स का साइज। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बस आपको सॉल्यूशन चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशंस, क्लास 12th का सॉल्यूशन चैप्टर से है। तो यहाँ से न्यूमेरिकल्स भी आता है, फॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शंस के ऊपर, तो वो भी हम लोग आगे करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा जा रहा है कि 8 ppm SO2 का अर्थ होता है
8 ppm SO2 का अर्थ होता है कि 8 मिली SO2 में वायु के कितने मिली में विद्यमान होगा। तो यहाँ जस्ट सिंपल ppm के ऊपर सवाल है, और पार्ट्स पर मिलियन का मतलब क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन का क्या अर्थ होता है, तो मतलब 10 का पावर 6। मिलियंस का मतलब क्या होता है, 10 लाख। ठीक है, और 10 लाख में 6 जीरोस रहते हैं, तो आपका बी इज द करेक्ट आंसर। तो आपका बी करेक्ट आंसर है फिफ्थ का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि कितने प्रकार के आपके लवण संभव है जब NaOH यानी ऑर्थोफॉस्फेरिक एसिड अम्ल के साथ अभिक्रिया किया जाता है। यानी NaOH और ऑर्थोफॉस्फेरिक अम्ल को मिलाएंगे तो कितने प्रकार के लवण बन सकते हैं, आपके सॉल्ट्स बन सकते हैं। अंग्रेजी में एक बार देख लेते हैं, हाउ मेनी नंबर ऑफ सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड इन NaOH रिएक्ट्स विद ऑर्थोफॉस्फेरिक एसिड। तो यहाँ पे देखना है कि NaOH प्लस ऑर्थोफॉस्फेरिक एसिड, इसका क्या फॉर्मूला रहता है। तो इसको स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, उससे समझ में आएगा आपको। OH, ठीक है, फिर एक और OH, एक और OH, ये हो गया आपका ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। अब इसका रिएक्शन करवाएंगे तो कितने टाइप्स के बन सकते हैं, हम लोग देख सकते हैं कि 3 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, यानी तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकते हैं, मतलब निकल सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है जो रिप्लेस हो सकते हैं। तो क्या होगा कि आपका 3 टाइप का इससे बनेगा। तो पहला बनेगा NaH2PO4, दूसरा बनेगा आपका Na2HPO4, ठीक है, और तीसरा बनेगा आपका Na3PO4, ठीक है। तो आपका 3 टाइप का रिएक्शंस होगा, Na जुड़ेगा ना इसके साथ और रिप्लेस होगा हाइड्रोजन, यहाँ से रिप्लेस होगा H, और जो आपका H निकलेगा वो OH के साथ जाके मिलके H2O बनाएगा, तो Na आ जाएगा। तो इस 3 टाइप का आपका बनेगा, NaH2PO4, Na2HPO4 और Na3PO4। इसलिए स्ट्रक्चर अच्छे से याद रखिए, जो जो स्ट्रक्चर्स बना लेगा वो आराम से कर लेगा। और ये आपका जान देखिए रहो, पी ब्लॉक का सवाल है, ये पी ब्लॉक का आपका सवाल है, जो कि स्ट्रक्चर जो बना लेगा बस Na के साथ रिप्लेस कराते जाना, Na को यहाँ डालते जाना, और जो OH इसका बचेगा वो H मिलके H2O बना देगा। तो रिएक्शन ऐसे करके 3 जगह होगा, ठीक है। और डिटेल में इसका रिएक्शन स्टेप बाय स्टेप के लिए टेलीग्राम मैंने बोल रखा है, ज्वाइन कीजिए। और वहां पर आपको कोई भी डाउट्स आता है ना, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर लीजिए, वहां डिस्कशन ग्रुप में आप लोग हो जाइए ऐड, वहीं से ऑप्शन रहता, और वहां अपना प्रत्येक डाउट लिख लिख के या फोटो खींच के या पेपर लिख के आप भेजिए, क्योंकि मैं वहाँ आपका सारा डाउट्स एक साथ क्लियर करूंगा। तो आप डिस्कशन ग्रुप में भी जाके अपना डाउट्स पूछ सकते हो, मैं प्रत्येक का आंसर दूंगा, ठीक है। और बहुत से स्टूडेंट वहाँ पूछते भी हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इक्विलिब्रियम के ऊपर। इक्विलिब्रियम के ऊपर ये सवाल है। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम्स में। तो आपको क्या करना है, यहाँ पूछा जा रहा है कि अभिक्रिया एक दे रखी है, पहली एक अभिक्रिया दे रखी है और एक दूसरी अभिक्रिया दे रखी है। तो रिएक्शन दे रखा है N2 प्लस 3H2 इक्विलिब्रियम साम्य पे है 2NH3 के साथ, और दूसरा अभिक्रिया आपकी दे रखी है हाफ N2 प्लस 3/2H2 अभिक्रिया, यानी इक्विलिब्रियम साम्य के साथ है NH3 के साथ, ठीक है। पहला लिख देता हूं मैं। और ये प्रश्न इस टाइप के आके एग्जाम्स में फिर दिख सकते हैं इक्विलिब्रियम से, बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 7 क्लास 11th, बहुत इंपॉर्टेंट है। NH3, ठीक है, और दूसरा है आपका हाफ N2 प्लस 3/2H2 इक्विलिब्रियम पे है आपका NH3 के साथ, ठीक है। तो आपको बतलाना है कि K1 और K2 का रिलेशन इनमें से कौन सा सही होगा। तो आपको बताना है K2 और K1 का रिलेशन इनमें से कौन सा सही होगा। तो सबसे पहले K1, ये वाला क्या है, K1 है, और दूसरा वाला क्या है, K2 है। अब रिलेशन दोनों के बीच में हम लोग को देखना है कि रिलेशंस क्या है। तो रिलेशंस देखने के लिए सबसे पहले K1 लिख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे कर रहा हूँ K1, ठीक है। तो K1 में लिखने के लिए पहला इक्वेशन देखिए, यहाँ पे NH3 है, इसका चला जाएगा कॉन्सेंट्रेशन में 2, क्योंकि 2 इसके आगे इसका दे रखा है, कोफिशिएंट दे रखा है। फिर नीचे प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स लिखते हैं, तो रिएक्टेंट्स के आगे कोई भी कोफिशिएंट नहीं है तो कुछ नहीं लिखाएगा।
ये वाला चैप्टर भी मैं अलग से कराऊंगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और K2 लिखने के लिए क्या करना होगा, K2 के लिए NH3 है, कोई कोफिशिएंट नहीं है तो जस्ट ऐसे ही लिखा जाएगा। उसके बाद N2 और H2। अब इसके ऊपर जो आगे लगा हुआ कोफिशिएंट यानी हाफ और 3/2, तो हाफ लिख दिए और यहाँ 3/2 लिख दिए। अब क्या करना है, इसको स्क्वायर कर देना है, इसको स्क्वायर कर देना है। K2 को स्क्वायरिंग K2 स्क्वायर चढ़ा देना है, पूरा पे स्क्वायर चढ़ा दिए। क्या आ रहा है आंसर, K2 स्क्वायर इक्वल टू NH3 पर पावर 2, और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा। N2 ध्यान से देखिएगा ये स्टेप, तो 1/2 इंटू 2, फिर इधर भी H2 हाफ इंटू 2, तो 2 कट गया, तो बचा क्या हमारे पास, सेम वही रिएक्शन आ गया, K2 स्क्वायर इक्वल टू आपका NH3 स्क्वायर N2 और H2। अब दोनों को मिलाइए, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है। कलर मैं चेंज कर रहा हूँ, ब्लू कर लिया। तो ये वाला जो आपका इक्वेशन है और ये वाला जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 है ये 1, और ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये दोनों को मिलाइए तो आप देख रहे हैं कि आपका दोनों इक्वल है। सिर्फ चेंजेस क्या आ रहा है कि आपका K2 स्क्वायर, क्योंकि ये वाला पूरा वैल्यू पुट हो जा रहा है इसमें, तो क्या होगा, K1 हो जाएगा, क्योंकि ये सेम वैल्यू है यहाँ पे सेकंड वाला इक्वेशन के लिए भी। सॉल्व कीजिए वाला इक्वेशन को, तो K2 स्क्वायर 1 हो गया। अब आगे क्या कर सकते हैं, K2 को इधर से इसका स्क्वायर इधर गया तो रूट हो जाएगा K1, तो K2 इक्वल टू रूट अंडर K1। तो आपका ऐसा ए ऑप्शन में दिख रहा है, तो ए आपका करेक्ट है। एक बार फिर से स्टेप बाय स्टेप समझा देते। स्टेप नंबर क्या है, रिएक्शन लिखिए, रिएक्शंस लिख लिए आप लोग, ये वाला रिएक्शंस। फिर दूसरा स्टेप का रिएक्शन लिखिए। अब पहला स्टेप का आप लिख दीजिए इसका, और दूसरा स्टेप का भी लिख दीजिए। अब हम क्या करें कि वो पहला स्टेप से कॉमन हो जाए, तो स्क्वायर करने पे दोनों पे हमारा पहला के जैसा इक्वेशन आ गया, तो इधर स्क्वायर था और K1 का वैल्यू पुट कर दिए इसमें, तो आपका क्या आया, K2 रूट अंडर K1। तो ये था आपका 7 नंबर क्वेश्चन, बहुत इजी प्रश्न था। इक्विलिब्रियम का अगर नहीं समझ में आया होगा कोई दिक्कत नहीं, इसका स्टेप बाय स्टेप आपको मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, और कल का भी और आज का क्लास का दोनों का PDF एक ही साथ चला जाएगा। तो टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, वहाँ अपने जो भी डाउट से पूछिए, वहाँ क्विजेज होंगे, जब टेस्ट जब फॉर्म निकल जाएगा तब उस दिन से क्विज स्टार्ट करूँगा मैं। सो वहाँ पे जुड़ जाइए, और आपने जितने भी डाउट्स है केमिस्ट्री के रिगार्डिंग, फिजिक्स के रिगार्डिंग, बायो के रिगार्डिंग, तो आप सारा डाउट साइंस रिलेटेड क्वेश्चंस वहाँ पे जिस टाइप का भी क्वेश्चंस है आप वहाँ पूछ सकते हो। तो टेलीग्राम चैनल पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ जुड़ जाइए, ठीक है। नीचे लिंक दिया होगा बॉक्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाके जुड़ जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि इन अ गिवन रेट ऑफ द रिएक्शन इज द गिवन रेट लॉ एक्सप्रेशन है आपका K A और B, इफ द वॉल्यूम इज रिड्यूस बाय 4 टाइम्स देन द न्यू रेट विल बी। आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि एक गैसियस अभिक्रिया है, ठीक है, अभिक्रिया हो रही है, केमिकल रिएक्शंस, और वहां पे दर दे रखा आपको कि कॉन्सेंट्रेशन AB, अगर अभिक्रिया पात्र का आयतन 4 गुना घटा दिया जाए, आयतन यानी वॉल्यूम घटा दिया जाए, वॉल्यूम रिड्यूस बाय 4 टाइम्स, तो आपको न्यू दर आपको बताना है। तो उसका दर क्या होगा, रेट क्या होगा, तो रेट आपको बताना है। तो ये केमिकल काइनेटिक्स का सवाल है, क्लास 12 चैप्टर नंबर 4। इसलिए मैं कहता हूं कि न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, बहुत इजी होते हैं, बस आपको थ्योरी आना चाहिए, आपको सारे न्यूमेरिकल्स होगा। और मैं आगे चल के जो जो न्यूमेरिकल्स वाले चैप्टर हैं उन चैप्टर्स का भी स्पेशल क्लासेस लूंगा, बस वही चैप्टर पढ़ाऊंगा और उसी पे न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा, तो सारा कुछ हो जाएगा आपका एग्जाम से पहले, बस आप लोग मन लगा के पढ़िए, ठीक है। सो आपको कैसे निकालना है, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा, यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन जो दे रखा है, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है आपका K A और कॉन्सेंट्रेशन B, ठीक है। अब हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, PV इक्वल टू nRT, यह चैप्टर नंबर 5 में पढ़े हैं स्टेट्स ऑफ मैटर्स में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका PRT इक्वल टू N/V, और N/V को हम लोग क्या बोलते हैं, C, N/V को क्या बोलते हैं C, क्योंकि N
इधर चला जाएगा, पी उधर चला जाएगा तो पी वी बाई आर टी, और एन बाई वी हो जाएगा, तो एन बाई वी को हम लोग सी भी बोलते हैं। और यहाँ से पता चला सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, यानी आपका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ाओगे तो कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग, तो यहाँ से हम लोग को ये पता चला कि रेट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। सो पहला वाला के लिए तो इक्वेशन लिख दिया, पहला रिएक्शन जो है आपका दर, जो पहला इक्वेशन दे रखा है सिंपली लिख दीजिए आर इक्वल टू के ए बी का कॉन्सेंट्रेशन। और दूसरा के लिए आर डैश, यानी जो दूसरा बोला गया है हमको कंडीशन की 4 गुना घटा दिया गया, तो 4 गुना घटाने का अर्थ है यानी वॉल्यूम 4 गुना रिड्यूस कर देंगे, यानी फोर्थ कर देंगे, तो आपका कॉन्सेंट्रेशन तो 4 गुना बढ़ जाएगा, यही कंडीशन है आपका। ये जस्ट 4 चला जाएगा ऊपर, 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसलिए 4c। तो यहाँ पे k इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन में 4 गुना कर दीजिए 4a, और वैसे ही b में भी 4b, तो आपका क्या आ रहा है आर डैश 16a और प्लस b, तो आर डैश इक्वल टू यहाँ k लिख दीजिएगा। तो आप देख रहे होगे कि ए बी और ए बी दोनों में k वाला कॉमन है, ये चीज़ कॉमन है और ये चीज़ कॉमन है, तो बस वैल्यू पुट कर दीजिए, तो आर डैश 16 और r, तो आपका r डैश डिवाइडेड बाई r इक्वल टू 16, या इसको उल्टा लिख सकते हैं r डिवाइड बाई r डैश इक्वल टू 16, 1/16। तो आपका क्या हो गया न्यू रेट लॉ आपका 1/16 टाइम्स। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, यानी 1/16 टाइम्स आपका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, सॉरी 16 टाइम आपका बढ़ जाएगा, 16 टाइम आपका बढ़ जाएगा, यानी कैसे कि आर डैश जो होगा वो 16 गुना हो जाएगा आर से। तो ये भी नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट का सेकंड थर्ड पॉइंट, लेकिन आर डैश इज इक्वल टू 16 टाइम्स ऑफ आर, तो यहाँ 16 गुना बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा, एक कॉन्सेप्ट से भी समझते हैं कि एक मान लीजिए ये पहला वॉल्यूम था, ठीक है, और इसको हम डिवाइड करके यानी रिड्यूस करके बस इतना कर दिए, ठीक है, 1/4 कर दिए इसका, तो आपका वॉल्यूम इतना था, अब ये वॉल्यूम b/4 हो गया है, तो इतना में जितना कॉन्सेंट्रेशन था उस गैस का अब तो सब इसमें आ गया, तो जब कॉन्सेंट्रेशन एकदम नज़दीक हो गया, कॉन्सेंट्रेट हो गया, 4 गुना बढ़ गया है, ठीक है यहाँ, तो आपका जल्दी ही ना रिएक्शन पूरा होगा, तो 16 टाइम्स आपका रिएक्शन फास्टर हो जाएगा जब हम लोग वॉल्यूम रिड्यूस कर देंगे। v था ओरिजिनल और ये b/4 उसका 1/4 हिस्सा, तो 16 टाइम्स हो जाएगा। सो ये था आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया होगा तो कोई बात नहीं, इस पे हम अलग से चैप्टर करवाएंगे, प्रत्येक न्यूमेरिकल वाला चैप्टर यूट्यूब पे भी मैं करवाऊंगा, विथ न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगा एक स्टेप बाय स्टेप अच्छे से। और इसका जो नहीं समझ में आया न्यूमेरिकल्स में कैसे लिख रहा हूँ, हैंड राइटिंग समझ में अगर प्रॉब्लम हो रही होगी तो टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे पीडीएफ आपको मिल जाएगा डिटेल एक्सप्लेनेशन का हैंड रिटन नोट्स के फॉर्म में। और ये चैप्टर ना समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, फिर से आपको कराया जाएगा ये चैप्टर अच्छे से आगे चल के, क्योंकि अभी प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, तो इस वजह से आपको मे भी दिक्कत हो, क्योंकि ये चैप्टर्स मैंने अभी कराए नहीं है, तो ये चैप्टर्स मैं न्यूमेरिकल्स वाले कराऊंगा और सभी चीज़ करवाऊंगा एग्जाम से पहले आप तक। तो चैनल पे जुड़े रहिए और इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहिए, और कमेंट्स देख के आप लोग का अच्छा लगता है, सो कमेंट्स कीप कमेंटिंग एंड लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि पूछा गया है गिग्नार्ड रिएजेंट यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। इस साल ये दूसरा प्रश्न था 2019 में। सो विच वन विल रिएक्ट विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टू फॉर्म आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ऑन एडिंग एसिड। कौन एक ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करने पर पश्चात अल्म डालने पर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बनाएगा। तो सबसे पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, तो आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होगा यानी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होगा, तो आपका CH3 MgBr, इसको हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलेंगे। और आपका आइसोप्रोपाइल अल्कोहल क्या होगा, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल हम लोग इसको बोलते हैं CH3, ठीक है, CHOH और CH3, यानी दो आइसो है और 3 कार्बन है, तो प्रोपाइल आइसोप्रोपाइल हो गया, आइसोप्रोपाइल, और OH जगह हुआ है तो अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। 3 कार्बन है तो प्रोपाइल बोल रहे हैं, आइसो मतलब 2 लगा हुआ है, CH3 ग्रुप, इसलिए आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। अब हमको ये प्रोडक्ट चाहिए, ये आपका रिएजेंट है, यानी यूज किए हैं हम लोग कैटलिस्ट। सो आपको क्या चारों में से कौन सा हम लोग रिएक्टेंट यूज करेंगे
कि हम लोग को आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बने। तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बनाने के लिए आइसोटोन तो होगा नहीं, CHCHO होगा, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि एक ही कार्बन है। और हमको क्या चाहिए, यहाँ से तो एक मिल रहा है हमको MgBr CH3 लेकिन हमको डबल कार्बन होना चाहिए। तो आपका फॉर्मल्डिहाइड तो होगा नहीं क्योंकि HCHO कीटोन भी नहीं हो सकता, नॉन ऑफ द दिस तो होगा नहीं। तो एसिटल्डिहाइड, यानी एसिटल्डिहाइड क्या होता है, CH3C हो, यानी 2 कार्बन है। तो ये कैसे रिएक्ट करेगा ये देखते हैं। तो हम लोग इसमें डाल दिए, प्लस कर दिए कैटलिस्ट CH3MgBr यानी गिग्रान रिएजेंट, एसिड डाल दिए, कोई भी एसिड, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो रहा है, नीचे स्टेप में देख रहे हैं, ये आपका CH3CHOMgBr इसके साथ जुड़ गया, ठीक है। और ये इस तरह से बनाया, ये था फर्स्ट स्टेप। और सेकेंड स्टेप में वही वाटर डालें H2O, तो आपका क्या बनाया, सेकेंड नीचे लिख रहा हूँ, तो आपका क्या बनाया ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो CH3CH3CHOH प्लस MgOHBr। तो ये आपका जो बना यहाँ पे नीचे वाला जस्ट सिंपल है, इसी के जैसा है, तो ये हो गया आपका। सो पहला प्रश्न आपसे यहाँ पूछ रहा है कि आपको बताना है कि आपका व्हाट इज द यूनिट ऑफ टेस्ला। टेस्ला का यूनिट क्या होता है, यानी आपका टेस्ला किसका मात्रक है। तो ऑप्शन है चुंबकीय फ्लक्स, बी ऑप्शन है चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, सी है आपका चुंबकीय इंडक्शन, और डी है आपका मैग्नेटिक मोमेंट, चुंबकीय आघूर्ण। तो आपको बताना है इसमें से आपका कौन सा सही उत्तर होगा, ए मैग्नेटिक फ्लक्स, बी मैग्नेटिक फील्ड, सी मैग्नेटिक इंडक्शन, या डी मैग्नेटिक मोमेंट। यानी टेस्ला किसका यूनिट है, आपको बताना है ऐसा यूनिट किसका है, टेस्ला। सो टेस्ला आपका ऐसा यूनिट है मैग्नेटिक इंडक्शन का, किसका, ऑप्शन नंबर सी मैग्नेटिक इंडक्शन का। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट उत्तर हो गया। अब ये टेस्ला होता क्या है, ठीक है, इसको जान लेते हैं डिटेल में। टेस्ला क्या होता है, सो टेस्ला आपका बराबर होता है 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, जो कि हम लोग मैग्नेटिक इंडक्शन में मेजर करते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन में मेजर करते हैं, ठीक है। तो टेस्ला आपका इसका SI यूनिट है, मैग्नेटिक इंडक्शन का SI यूनिट, ठीक है। अब यहाँ पर और एक्स्ट्रा हम लोग जाते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक मोमेंट, सभी का फॉर्मूला सूत्र हम लोग देख लेते हैं एक एक करके, ठीक है। तो एक एक करके सबका देख लेते हैं, ठीक है। तो इरेज कर रहा हूँ और सबका एक एक करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ सारे पॉइंट्स को। सो मैग्नेटिक फ्लक्स का हम लोग देखेंगे अब, ठीक है। सो मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए हम लोग यहाँ पर चुन लेते हैं ये कलर और स्टार्ट करते हैं अपना काम। सो सबसे पहले मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स आपका होता है चुंबकीय फ्लक्स। आपका सिंबल क्या है इसका, फाई, ये ग्रीक लेटर फाई है, PHI, क्या PHI फाई। इसका फॉर्मूला क्या है, फाई इक्वल टू, नीचे स्मॉल में B लिख दीजिए, BA cos थीटा, ठीक है। यहाँ पर आपका ये आपका मैग्नेटिक फ्लक्स बता रहा है फाई, बी आपका मैग्नेटिक फील्ड बता रहा है यानी बी ऑप्शन, ठीक है। बी ऑप्शन भी यहीं पे एक्सप्लेन हो रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड बता रहा है बी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, ए का मतलब आपका एरिया, ठीक है, कितना एरिया से आपका वो मैग्नेटिक फ्लक्स यानी कितना फील्ड निकल रहा है। और कॉस थीटा यानी एंगल, ये आपका एंगल बताता है, किसके बीच का एंगल बताता है कॉस थीटा, तो ये आपका एंगल बताता है, एंगल बिटवीन आपका परपेंडिकुलर, यानी आपका परपेंडिकुलर वेक्टर, ठीक है, वेक्टर टू द एरिया एंड द मैग्नेटिक फील्ड, टू द एरिया
दी मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स का पूरा फॉर्मूला हो गया। मैग्नेटिक इंडक्शन अब क्या होता है ये देख लेते हैं। सो मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है अब हम लोग ये देख लेंगे, क्योंकि दो चीज हम लोग का क्लियर हो चुका है, मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। सो ऐसा ही मात्रक के ऊपर क्वेश्चन आता है, लेकिन हम लोग को सूत्र भी पता होना चाहिए कि जिस फॉर्मूला पे आगे हो सकता है पूछ दे तो सूत्र भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो सूत्र भी हमेशा याद करके रखिए क्योंकि काम दे सकता है आपको, ठीक है। तो मैग्नेटिक इंडक्शन निकालने का अब क्या फॉर्मूला है ये जान लेते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स का तो हमें पता चल गया। आइए इरेज कर रहा हूं सारा। सो मैग्नेटिक इंडक्शन जो टेस्ला टेस्ला का नापने का जो था इसका, वही चीज हम लोग देख रहे हैं। सो आपका क्या होता है कि जो मैग्नेटिक इंडक्शन है वो आपका क्या होता है, ये जो फॉर्मूला भी हम देखें, B बराबर 5/A होता है, यही आपका इंडक्शन इंटेंसिटी बताता है, ठीक है। तो इसी को 1 टेस्ला बोलते हैं हम लोग, 1 टेस्ला। कब बोलेंगे 1 टेस्ला, 1T, यानी टेस्ला का सिंबल T, जब आपका 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा तब, ठीक है। तो ये हम लोग इसको बोलेंगे। तो इतना मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी आपका ये मैग्नेटिक फ्लक्स पार होगा इतना एरिया पे, तो वो आपका B के बराबर होगा, ठीक है, जो कि आपका 1 टेस्ला कहलाएगा। तो ये हो गया आपका इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन और उसका यूनिट, ठीक है। क्लियर है सभी को। आइए अब डी मैग्नेटिक मोमेंट क्या है ये देख लेते हैं, ठीक है। सो मैग्नेटिक मोमेंट अभी हम लोग देखेंगे क्या होता है आपका मैग्नेटिक मोमेंट। सो आ जाइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी मैग्नेटिक मोमेंट वाला देख रहे थे। जो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है आपका, सिंपल एम और एम को NIA, ठीक है। एन यहाँ पर एक सूत्र है जो आपको नंबर ऑफ टर्न्स बताता है, इस पे 2020 पे भी प्रश्न आया था, नंबर ऑफ टर्न्स जो आपका लेता है रिवॉल्विंग। सो ये हो गया, आई आपका करंट हो गया और ए एरिया, कितना एरिया से जा रहा है, तो ये आपका एक सूत्र हो गया और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे प्रश्न भी आया है, ठीक है। M=NIA मैग्नेटिक मोमेंट, ये मैं उसका निकाल रहा हूँ आपका सर्कुलर टर्न्स का। इसका मैग्नेटिक मोमेंट और भी सूत्र बहुत है, लेकिन ये आपका इंपॉर्टेंट सूत्र फॉर्मूला है M=NIA, जिसके ऊपर प्रीवियस ईयर्स में प्रश्न बहुत बार आ चुके हैं, तो इसको स्टार कर लीजिएगा, ठीक है। ये था आपका पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन देखिए कितना इजी था, बस ऐसा ही यूनिट पूछा था, आपको मैंने इतना सारा डिटेल्स दे दिया, क्यों, क्योंकि आगे पूछा जा सकता है, इसलिए अच्छे से इसको देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, चलिए। और सारी वीडियोस आप जानते हो इसी तरह से पूरा डिटेल में रहता है। हाँ चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। आइए माय डियर स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या पूछ रहा है। सो क्वेश्चन यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि फॉर विच लाइट विल बी द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस का हाईएस्ट, किस लाइट के लिए आपका कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ सबसे ज्यादा होगा, यानी हिंदी में किस प्रकार के लिए उत्तल लेंस, क्या पूछ रहा है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी उच्चतम होगी, मैक्सिमम होगी। तो नीला, पीला, हरा, लाल, ब्लू, येलो, ग्रीन, रेड, किसके लिए, तो आपको बताना है। सो सबसे पहले हम लोग को फोकल लेंथ का बात हो रहा है, तो यहाँ सबसे पहले हम लोग एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक फॉर्मूला होता है म्यू, विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपका लैम्डा का, ये हमको पता है, ठीक है, ये हमें पता है। लैम्डा यानी वेवलेंथ, किस चीज का वेवलेंथ आपका, ये वेवलेंथ किस चीज का है, तरंग दैर्घ्य किस चीज का है, ये तरंग दैर्घ्य लाइट का, प्रकाश का, ठीक है, के बराबर आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। इसका मतलब, कहने का मतलब क्या है कि आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो आपका तरंग दैर्घ्य कम हो जाएगा, अगर तरंग दैर्घ्य को बढ़ाएंगे तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बढ़ जाएगा, यही बता रही है फॉर्मूला, ठीक है। अब हम लोग एक और फॉर्मूला जानते हैं, लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला, ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। लेंस मेकर फॉर्मूला यानी आपका 1/f = μ-1, ठीक है, फिर R1 - R2, ये आपका लेंस मेकर फॉर्मूला है। इससे हमको क्या मिलता है कि आपका जो म्यू है
वो आपका यहाँ भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फोकस लेंथ का। तो ये इक्वेशन 2 हो गया। और इक्वेशन 1 को थोड़ा सा देखिए अच्छे से, यहाँ दोनों में म्यू आपका इन्वर्सली है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि आपका थर्ड जो बना है, थर्ड यानी आपका लैम्डा, तो एफ आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया लैम्डा का, ये कह सकते हैं हम लोग, देख लीजिए, क्योंकि दोनों म्यू के इन्वर्सली है, तो एफ बढ़ेगा तो लैम्डा भी बढ़ेगा, फोकल लेंथ, यानी तरंग दैर्घ्य बढ़ेगा तो फोकल लेंथ, ठीक है, तो फोकस दूरी भी आपका बढ़ जाएगा। सो इससे हमको क्या पता चला कि लैम्डा जिसका ज्यादा रहेगा फोकस लेंथ भी उसका रहेगा। तो अब ब्लू, येलो, ग्रीन, रेड, विबजी और आपको याद है, VBGY, विबजी और विबजीओर में आपका सबसे रेड और वायलेट, तो रेड का सबसे ज्यादा आपका लेता है लैम्डा यानी तरंग दैर्घ्य, और वायलेट का सबसे कम रहता है, ठीक है। तो रेड का आपका चूंकि तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा है तो फोकस लेंथ भी आपका ज्यादा होगा, ठीक है। तो आपका रेड करेक्ट उत्तर हो गया, लाल आपका करेक्ट उत्तर हो गया। अगर वायलेट हम पूछते तो हम पूछते स्कैटरिंग, इसलिए हम लोग, आप लोग चूंकि देखो ना कि सिग्नल्स, रेलवे में सिग्नल लाल होता है, लाल झंडा से दिखाया जाता है, कहीं भी हम लोग को खतरे का निशान लाल दिखाते हैं, क्यों? क्योंकि सर्दियों में जब धुंध होती है, फॉग होता है, तब आपका लाल ही वेवलेंथ ज्यादा दूर तक ट्रेवल कर पाता है, ठीक है, क्योंकि उसका ट्रेवल पावर ज्यादा है। और आपका वायलेट यानी इसका ट्रेवल पावर ज्यादा नहीं है, इसलिए हम लोग, आपका गाड़ी के पीछे लाल कलर का लाइट रहता है, ठीक है, रहता है ना सारे कार्स के पीछे, वजह यही है कि ठंड में, धुंध में दूर तक आपका रेड लाइट दिखता है, वेवलेंथ ज्यादा, इस वजह से ज्यादा दूर तक ट्रेवल कर सकता है, तो रेड कलर इसलिए यूज करते हैं। और विबजी और याद रखिएगा, और वायलेट आप जानते हो स्कैटरिंग ज्यादा करेगा, छितराएगा ज्यादा विबजी और, लेकिन रेड दूर तक जाएगा, ठीक है, इसलिए हम लोग सिग्नल, रेलवे सिग्नल्स में देखते हो लाल सिग्नल रहता है, तो इस वजह से डेंजर का साइन, इसलिए हम लोग लाल को यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये दूर तक ट्रैवल करता है। तो ये हो गया आपका पूरा मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर दिए कि किस तरह से आपका होगा, और ये सूत्र दोनों याद रखिएगा, और लेंस मेकर फॉर्मूला भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, और ये वीडियो आप लोग पीपीआई ट्यूटोरियल पर देख रहे हो, और ये एक पेड वीडियो है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछ रहा है यहाँ पे कि आपको बताना है कि एक कार है आपका, ठीक है, क्या है, एक कार है जो कि आपका मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन, यानी स्ट्रेट रोड पे, सीधे रोड पे आपका एक समान गति यानी यूनिफॉर्म एक्सलरेशन से आपका, त्वरण से आपका जा रहा है। इट पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट से यानी P एंड Q पास करता है 30 किलोमीटर और 40 किलोमीटर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। सो आपको वेलोसिटी आपका बताना है P और Q के मध्य में कितना रहेगा, यानी डायग्राम से समझिए, ये आपका पॉइंट है, ठीक है, P क्या है, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट आपका क्या है, ये पॉइंट आपका, ये पॉइंट आपका क्या है, ये पॉइंट आपका है Q, ठीक। अब यहां से यहां तक गया आपका कार, ठीक है, तो P पॉइंट पे कितना वेलोसिटी था, P पॉइंट पे आपका वेलोसिटी यानी आपका कितना था, 30 किलोमीटर, 30 km/h, और Q पे कितना था, 40। तो आपको मिड में पूछ रहा, बीच में, तो इस पूरे को हम लोग x मान सकते हैं, पूरा इस डिस्टेंस को x मान लेते हैं, ठीक है, x मान लिए, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, मिड को x/2, हाफ हो जाएगा x का, यही बोलेंगे। तो ये मिड का हो गया, वेलोसिटी एट मिड, ठीक है, मिड यानी मिड पॉइंट पे। तो आपको यहां से लेके यहां तक का वेलोसिटी x/2 का निकालना है, यही आपका क्वेश्चन है। तो आपको इक्वेशन ऑफ मोशन पता है, 3 होता है, v = u + at, s = ut + ½ at², और तीसरा है v² - u² = 2as, यहाँ तीसरा वाला यूज होगा, ठीक है, थर्ड इक्वेशन मोशन, यानी v² - u² = 2as, ठीक है। और माय डियर स्टूडेंट, इक्वेशन ऑफ मोशन पे एक क्वेश्चन हर साल दिख रहा है, 20 में भी आया था, 19 में भी आया था, और इस साल भी, तो इसको अच्छे से तीनों इक्वेशंस को कर लीजिएगा। सो ये आपका फॉर्मूला हो गया। तो s की जगह आप लोग x लिख सकते हैं, डिस्टेंस की जगह पे x लिख सकते हैं, पूरा डिस्टेंस x। तो फॉर्मूला से हम निकालेंगे, तो आपका
क्या हो जाएगा 40 का स्क्वायर, आपका v कितना दे रखा है वेलोसिटी फाइनल वाला यहाँ पे 40, तो 40 का स्क्वायर, u कितना इनिशियल 30, 30 का स्क्वायर माइनस 2ax। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 2ax बराबर हो जाएगा 40 का स्क्वायर यानी 1600 और 30 का स्क्वायर यानी 900। सो आपका ये टोटल हो गया कितना 700 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से आपको कितना आया, यहाँ से आपको आया a इक्वल टू यानी 2ax बराबर 700, जिसको हम लोग लिख सकते हैं आपका a बराबर 700 डिवाइड बाई 2x यानी a इक्वल टू आपका 350 बाई एक्स। यहाँ से हमको एक्सकलरेशन निकल गया पूरा के लिए, तो ये यूनिफॉर्म एक्सकलरेशन है, एक समान एक्सकलरेशन। क्या एक कार की सीधी सड़क पर एक समान त्वरण से चल रही है तो वह दो बिंदु P और Q क्रमशः यानी रिस्पेक्टिवली 30 किलोमीटर और 40 किलोमीटर, तो आपको PQ के मध्य में, तो आपका ये एक्सकलरेशन पूरा के लिए निकला, ये एक्सकलरेशन पूरा के लिए निकला। ठीक है, तो अब हमको क्या करना होगा, अब हमको वेलोसिटी एट मिड निकालना होगा, तो आपका इस तरह से आपको आगे चलना होगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब हम लोग मिड में वेलोसिटी आपका निकालते हैं, तो वो कैसे निकलेगा आपका मिड का वेलोसिटी, बहुत ही इजी है मिड का वेलोसिटी निकालना। तो मिड का वेलोसिटी मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, कलर मैं ले रहा हूँ आपका ब्लू। ठीक है, स्काई ब्लू। सो आपका 40 हो गया, 40 स्क्वायर माइनस VM स्क्वायर, ठीक है, मिड पे इक्वल टू 2a x/2। x/2 क्यों लिए, क्योंकि हाफ डिस्टेंस का निकालना है यहाँ तक का, तो बस इतना का निकालना है। सो इसको करेंगे तो क्या आपका आ रहा है 1600 माइनस VM स्क्वायर और पुट कर दीजिए यहाँ पे 2 और a का वैल्यू कितना है 350 बटे x, और इधर क्या आ जाएगा x/2। ठीक है, तो x से x कट गया, ठीक है, 2 से 2 कट गया, तो आपका क्या वैल्यू आ रहा है आपको ये देख लेते हैं अब। तो आपका कितना आ रहा है ये देखेंगे अभी हम लोग। ठीक है, आइए देखते हैं। सो मैंने इरेज कर दिया। सो जो लास्ट आपका कहाँ तक आया था कि VM जो स्क्वायर है वो आपका बराबर 1250 था, जिसको हम लोग लिख सकते हैं √1250, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 25 इंटू 25 इंटू 2 करके देखिए, यही आएगा आपका। इसको एक बार करके देख लीजिए, वही चीज़ आपका आ रहा है। 25 इंटू 25 इंटू 2 में तोड़िएगा तो आपका उतना ही आ रहा है 25 इंटू 25 इंटू 2। ठीक है, तो 25 निकल गया बाहर अंडर रूट, ठीक है, किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, सारा चीज़ हम लोग किलोमीटर प्रति आवर में निकाले तो आपका ये हो गया उत्तर। ठीक है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था जो कि आपका इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर पूछा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए माय डियर स्टूडेंट्स, अब चौथा नंबर प्रश्न देख लेते हैं। चौथा नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि एक आपका 4 माइक्रोफेरेड का आपका कैपेसिटर है जो कि चार्ज है 400 वोल्ट, ठीक, और उसको देन इसको कनेक्ट किया जाए, देन इट्स प्लेट्स आर कनेक्टेड टू इट्स रेजिस्टेंस। ठीक है, प्लेट्स को कनेक्ट कर देते हैं हम लोग रेजिस्टेंस यानी एक किलो ओम से। ठीक है, 1 किलो ओम से हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। तब आपको बताना है कि हीट जो निकलेगा रेजिस्टेंस में वो कितना होगा, यानी एक आपको माइक्रोफेरेड की संधारित्रता को आपको 400 वोल्ट पर आवेशित किया जाता है, तो उसके पश्चात इसके प्लेटों में 1 किलो ओम वाले प्रतिरोध से जोड़ दिया जाता है। प्रतिरोध में कितनी ऊष्मा बनेगी। ठीक है, यानी आपका संधारित्रता यानी आपका कैपेसिटर 4 माइक्रोफेरेड का दे रखा है, वोल्ट्स 400 वोल्ट है, और रेजिस्टेंस यानी आपको इस प्रकार से ये आपका 4 माइक्रोफेरेड का एक रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, जो कि ज्वाइंट है आपका 1 किलो ओम से। ठीक है, कितना है ये 400। अब हम लोग को इसको निकालना है, तो जो म्यू कैपेसिटर का आएगा, यू कैपेसिटर का हाफ CV², ये फॉर्मूला हमें पता है। ठीक है, सो इसमें क्या करना होगा 1/2 इंटू, क्योंकि माइक्रो में दे रखा है तो माइक्रो से हमको इसको
चेंज करने के लिए क्या होगा, 10 से मल्टीप्लाई, 10 का पावर -6 से करना होगा मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा 4 इंटू 10 का पावर -6, 4 इंटू 10 का पावर -6 इंटू आपका v कितना दे रखा है 400, तो 400 का स्क्वायर, तो आपको कितना आ रहा है, 2 से 2 कट गया इधर, तो आपका आ रहा है 2 इंटू 10 का पावर 6 और इधर 1600, जो कि आपका आ जा रहा है बराबर 16 का 16, 16 दूनी 32, 32 इंटू 10 का पावर -2 जूल्स, जो कि आपका बराबर 0.32 जूल्स। ठीक है, तो ये आपका डी करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो ये हाफ सी वी स्क्वायर एनर्जी स्टोर जो होगा, एनर्जी स्टोर वो आपका हाफ सी बी स्क्वायर होगा। होता क्या है कि आपका ये जो एनर्जी स्टोर होता है कैपेसिटर में कैसे निकलेगी, तो आपका ये जो रजिस्टर है ना, इसके हीट के फॉर्म में निकल जाएगी। ठीक है, इसको चार्ज करने के बाद जब कनेक्ट कीजिएगा एक रजिस्टर, तो इसको हीट प्रोड्यूस करने में ये निकल जाएगा। तो यहाँ पे निकलता है, स्टोर कहाँ होता है, कैपेसिटर में, और निकल जाता है यहाँ पे रजिस्टर में। ठीक है, सो आपका प्रतिरोध से निकल जाता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 न्यूमेरिकल, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल, ऐसा आपका 2021 में भी आ सकता है। ठीक है, और 2022 का बात तो अभी छोड़िए, नेक्स्ट ईयर में भी आ सकता है। सो आइए क्वेश्चन नंबर 5 अब करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या पूछता है, विच डज नॉट अकर इन बोथ साउंड एंड लाइट वेव्स, कौन ध्वनि और प्रकाश दोनों तरंगों में नहीं होता। पहला आपका व्यतिकरण, बी विवर्तन, सी कोहेरेंस, डी ध्रुवन, यानी इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, कोहेरेंस और पोलराइजेशन। सो आपका साउंड वेव किस टाइप का वेव होता है, पहले ये बता दीजिए। साउंड वेव्स किस टाइप का वेव होता है, और लाइट वेव्स किस टाइप का वेव होता है, किस प्रकार का आपका तरंग होता है, पहले ये बता दीजिए। तो साउंड वेव आपका क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल, क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है, लॉन्गिट्यूडनल। और लाइट वेव्स आपका किस टाइप का वेव्स होता है, ये आपका होता है ट्रांसवर्स। सो ट्रांसवर्स, सो चूंकि आपका साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, तो इसको हम लोग पोलराइज नहीं कर सकते। ठीक है, इसका ध्रुवन नहीं हो सकता। लेकिन लाइट वेव्स का आपका पोलराइजेशन हो सकता है, बिकॉज पोलराइजेशन ऑफ लाइट होता है, क्योंकि एक ट्रांसवर्स वेव है, तो आपका ये पोलराइजेशन ध्रुवन हो सकता है। तो इसका डी ध्रुवन सही उत्तर होगा। ध्वनि और प्रकाश दोनों में आपका विच डज नॉट अकर इन बोथ, तो ध्रुवन। बाकी तीनों आपका इंटरफेरेंस, डिफरेंस और कोहेरेंस दोनों में हो सकता है, लेकिन पोलराइजेशन सिर्फ लाइट वेव में होगा, साउंड वेव में नहीं। तो इसमें पूछ रहा है कि विच डज नॉट अकर इन बोथ, दोनों में नहीं होता है, तो आपका ध्रुवन। ठीक है, तो 5वां क्वेश्चन नंबर का ये रहा आपका एक्सप्लेनेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या पूछा है माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दे रखा है कि द टेम्परेचर ऑफ अ ब्लैक बॉडी इज 500 केल्विन, यानी आपका टेम्परेचर दे रखा है 500 केल्विन। ठीक है, तो आपको यहाँ पर द रेट ऑफ एनर्जी इमिशन विल बी प्रोपोर्शनल, आपको बताना है कि जो रेट ऑफ एनर्जी जो इमिशन होगा निकलेगी उसका प्रोपोर्शनल क्या होगा। तो आपका एक कृष्णिक आपको दे रखा है ताप 500 के, तो इसकी ऊर्जा का आपको दर समानुपाती होगा किसका, यानी ये आपका कृष्णिका आपको बताना है कि दे रखा है ताप 500 कैलोरी पे है, यानी ब्लैक बॉडी, तो उसका एनर्जी एमिशन कितना होगा, तो आपको ये बताना है। ठीक है, ठीक, सो आपको ये कैसे होगा, सो ये आपका आधारित है स्टीफेंस लॉ पे। ठीक है, स्टीफेंस लॉ हम लोग पढ़ रखे हैं, स्टीफेंस लॉ के ऊपर। ठीक है, तो स्टीफेंस लॉ में क्या था कि एवरी बॉडी विथ अ टेम्परेचर डिफरेंट देन T equal to 0 Kelvin emits radiation as a function of its temperature according to Stephen's law। तो Stephen's law में आपको कैसे निकलेगा, तो जो रेडिएशन इमिट होगा R वो बराबर होगा इमिसिविटी के, और आपका स्टीफेंस कांस्टेंट बाई T का पावर 4। तो R क्या है आपका रेडिएशन इमिटेड। ठीक है, E क्या है आपका इमिसिविटी, और ये क्या है आपका कांस्टेंट, स्टीफन कांस्टेंट, और ये क्या है आपका टेम्परेचर
एब्सोल्यूट टेम्परेचर। सो आपका यहाँ पर सब कुछ 1 रहता है ब्लैक बॉडी के लिए, ये 1 रहता है, ठीक है, कांस्टेंट है। सो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये E इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर का पावर 4, यानी आपका 500 का पावर 4, ठीक है। ब्लैक बॉडी के लिए 1 रहता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही आ गया। तो ये स्टीफेंस लॉ याद रखिएगा, ठीक है, स्टीफेंस लॉ, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलिए चलते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 आपसे यहाँ पूछ रहा है कि एट व्हाट टेम्परेचर, यानी आपको किस टेम्परेचर के ऊपर आपको बताना है एट व्हाट टेम्परेचर विल द स्पीड ऑफ साउंड विल बी ट्वाइस एट स्पीड ऑफ 27 डिग्री सेल्सियस, यानी एट विच टेम्परेचर विल द स्पीड ऑफ साउंड विल ट्वाइस इट्स स्पीड एट 27 डिग्री सेल्सियस। किस तापमान पर ध्वनि की गति उसके 27 डिग्री पर गति से दुगनी होगी, यानी 27 डिग्री सेल्सियस पर आपको जो स्पीड ऑफ साउंड होगा दुगना किस टेम्परेचर पे होगा। सो स्पीड ऑफ साउंड हम लोग कैसे निकालते हैं, स्पीड ऑफ आपका साउंड इन एयर में आपका क्या होता है, √3 RT/MO का, ठीक है, m0। थस आपका स्पीड, थस द स्पीड विल बी v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल √T, ठीक है। तो आपका √T के बराबर होगा। तो वेलोसिटी कब डबल हो जाएगा आपका, तो आपका उसके लिए आपको 4 टाइम्स इनिशियल वैल्यू का जाना होगा, ठीक है। तो 27 प्लस 277 करेंगे, 73 सॉरी, तो आपका कितना हो जाएगा 300 केल्विन, ठीक है। तो इनिशियल टेम्परेचर आपको 300 केल्विन रखना होगा और फाइनल टेम्परेचर आपका कितना हो जाएगा, हेंस फाइनल टेम्परेचर आपका कितना हो जाएगा, तो फाइनल आपका हो जाएगा 1200 केल्विन। तो फाइनल यानी माइनस कर दीजिए 273, ये आपका हो जाएगा कुछ सही उत्तर। बात समझ में आई। तो 927 सेल्सियस, ठीक है। सो यहाँ पे टेम्परेचर चूंकि आपको सेल्सियस में दे रखा है तो आपको सेल्सियस में निकालना है, ठीक है। तो सेल्सियस में कुछ इस प्रकार से निकलेगा, क्योंकि 300 केल्विन आप इसको कह रहे हो, यानी आपका 270 प्लस 273 तो 300 केल्विन हो गया। तो इसको आपको लेके जाना है 4 गुना, तो 4 गुना की रहे तो 1200 आया। 1200 केल्विन को हम लोग क्या बोलते हैं, 927, यानी आपको इससे माइनस कर देना 273 को, तो सेल्सियस में आ गया। तो कुछ इस प्रकार से आपको ये निकालना था, ठीक है। बहुत इजी प्रश्न था ये। आपको बस वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर आप पहले केल्विन में निकाल लो, क्यों, क्योंकि आपका 300 केल्विन निकला और इसको 4 टाइम्स बढ़ाना है, तब जाके आपका ये 2 टाइम्स बढ़ेगा वेलोसिटी, क्योंकि रूट में है ना, इस वजह से रूट निकालेंगे तो तब जाके ये आपका निकलेगा। तो ये कारण था आपका इस तरह से क्वेश्चंस करने के लिए। अब लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चंस, बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स। सो आपको यहाँ पे निकालना है न्यूमेरिकल, इसको बनाना है बढ़िया से। द रेशियो of the masses of 3 copper wire is 1:3:5 है, ठीक है, 1:3:5 है। एंड द रेशियो ऑफ देयर लेंथ इज 5:3:1। द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर, तो आपको इसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस निकालना है। सो आप कैसे निकालोगे इसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, थोड़ा सा क्वेश्चंस है बड़ा, क्वेश्चंस थोड़ा सा है बड़ा, इसको मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा, तो इसको अच्छे से देखिएगा। हमको यहाँ पे तांबे के 3 तारों का द्रव्यमान अनुपात दे रखा है 1:3:5 तथा उसकी लंबाई का अनुपात 5:3:1। तो इन तारों के विद्युत प्रतिरोधों का अनुपात आपको बताना है, तो कितना होगा। तो थोड़ा सा लंबा है ये न्यूमेरिकल्स, लेकिन मजा आएगा करने में, ठीक है। ये लंबा न्यूमेरिकल्स है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। देखिए सबसे पहले स्टेप नंबर 1 क्या करना है हमें, स्टेप नंबर 1 हमको रिलेशन फाइंड आउट करना है रेजिस्टेंस का। तो रेजिस्टेंस का रिलेशन क्या होता है, R=LA, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, R=L²/V, क्योंकि आपका एरिया क्या होता है, वॉल्यूम अपॉन में लेंथ, ठीक है। तो आपका इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा,
DL² अपॉन में M। कैसे? तो आपका V क्या होता है? MD के बराबर होता है। ठीक है, तो आपका ये आया। तो इस इक्वेशन से हमको क्या मिला? ये वाले इक्वेशन से कि इस फॉर्मूले में, सूत्र में आपका डेंसिटी क्या हुआ एंड रेजिस्टिविटी, जो आपका ये रेजिस्टिविटी था, ये क्या हुआ? ऑल थ्री वायर्स आर सेम बिकॉज आपका सेम मटेरियल का है। तो आपका ये जो R होगा वो आपका इन्वर्सली होगा लेंथ का, मास का सॉरी, और डायरेक्टली होगा लेंथ का। इक्वेशन 1। ठीक है, अब स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 है आपका निकालना, ठीक है, रेजिस्टेंस का रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस का आपको रेशियो निकालना है। तो गिवन क्या है हमको? M1 M2 M3 इक्वल टू 1:3:5। ठीक है, तो आपका यहाँ पे लेंथ का क्या दे रखा है? लेंथ का भी लिख लीजिए 5:3:1। ठीक है, तो इक्वेशन 1 जो आपका यहाँ दे रखा है इसमें बस इक्वेट कर दीजिए। तो आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे कलर चेंज कर दे रहा हूँ, कलर कर दे रहा हूँ ग्रीन। ठीक है, तो ग्रीन कलर से लिख रहा हूँ R1:R2, क्योंकि रेजिस्टेंस का पूछ रहा है R3। तो क्या हो जाएगा आपका? बताइए। तो ये हो जाएगा आपका L1 का स्क्वायर रेशियो L2 का स्क्वायर रेशियो L3 का स्क्वायर। ठीक है, M1 कैसा M2 लगा आप लोगों को M3। आज का ठीक है, क्लास? एक बार लाइक और कमेंट करके M3। जरूर बता तो वो दीजिएगा आपका हमारा क्या बराबर प्रयास हो आपको जाएगा? कैसा लगा। तो साइंस पुट और कर इंग्लिश लीजिए को वैल्यू। बनाया लेंथ है का कितना? हमने 5 का आसान स्क्वायर, सिर्फ आपके लिए, मेरे प्रिय आपका छात्रों। 3 का और स्क्वायर, इस 1 का बार स्क्वायर, कर देना नीचे क्या है है आपका? एग्जाम पार। आप सभी को 1 is मेरा to 3 बेस्ट is to विशेष, 5। ऑल द बेस्ट। तो जमकर कैलकुलेशन मेहनत करने पे कीजिए, क्या आ गया आपका? कॉन्फिडेंट रखिए अपने में। 125 आप रेशियो लोग इस बार एग्जाम अच्छे से क्लियर करने जा 15 रहे हो, क्योंकि आपने सारा प्रीवियस ईयर, सारा इंपॉर्टेंट और टॉपिक्स कर रखा है। रेशियो एंड 1। ऑल द ठीक है, बेस्ट सभी को, तो एंड आपका बेस्ट ऑफ लक। D इज योर करेक्ट ऑप्शन। या रेशियो तोड़िएगा तो डिवाइड में ही चल जाएगा। ठीक है, इस वजह